हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एसके सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ही बहुत सारे चैप्टर में डाला होता है। इसको अगर देखें तो ये बहुत छोटा चैप्टर है, 2 से 3-4 पेज में ख़त्म हो जाता है। आधा से पौन घंटा के लेक्चर में आप करेंगे तो ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है एग्जाम करीब है, बहुत सारे बच्चे जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा वो लास्ट टाइम में पढ़ते हैं, और जो बच्चे साल भर पढ़े उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, प्रिपरेशन कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है क्या कि मैक्सिमम चैप्टर जो स्टार्टिंग में आ रहा होता है वो बहुत सारे टेस्ट में आ चुका होता है, और ये लास्ट का पोर्शन जैसे फ्लूइड हो गया, इलास्टिसिटी हो गया, एसएचए में भी ये लास्ट टाइम में ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अगर वेटेज पे जाएंगे तो इलास्टिसिटी का वेटेज कम है, 4-5 मार्क्स के आसपास का वेटेज है। लेकिन क्योंकि पेपर स्कूल बना रहे होते हैं, अपने हाथ में है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इलास्टिसिटी से और फ्लूइड से भर के दे देते हैं। इसीलिए इलास्टिसिटी से अगर मान लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो 8-10 मार्क्स तक का ये स्कोर कर सकता है। आधा घंटा थ्योरी में, आधा घंटा आपका, या मान लीजिए 1 घंटा थ्योरी में, आधा घंटा इसके न्यूमेरिकल सेक्शन में, 1.5 घंटा में ये तुम्हारा 8-10 मार्क्स रेडी हो जाएगा। तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं है। थ्योरी का सारा नोट्स मेरे पास पीडीएफ है। मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना है, जो मेरे बच्चे हैं मैं ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, जो मेरे बच्चे नहीं है अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं इस लेक्चर को तो उनके लिए ऑप्शन है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, मुझे हाय भेजिए और लिखिए सर मुझे नोट्स की रिक्वायरमेंट है। मैं सभी बच्चों को नोट्स दे रहा हूँ, दे दूँगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, थ्योरी यहाँ से कर लीजिए, क्वेश्चन भी यहाँ से कर लीजिए और फाड़ दीजिए एग्जाम में। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, अपना लेक्चर जो है आगे स्टार्ट करते हैं। जिस चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी है, ठीक है। इलास्टिसिटी के अंदर जो पहला टॉपिक है वो है डिफॉर्मिंग फोर्स। हम लोग जानेंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। पहले आप एक काम कीजिए, आप समझिए इस बात को कि मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये किसी सपोर्ट के थ्रू मैंने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, ठीक है, इसके साथ अटैच करके मैंने ऐसे रखा है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब क्या है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ कि ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये उस ऑब्जेक्ट का लेंथ है। हमने क्या किया, बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई किया, मान लेते हैं कि बाहर से कितना फोर्स अप्लाई किया मैंने, F। तो ये जो बाहर से आप फोर्स लगा रहे हैं ना, ये फोर्स कोशिश करेगा कि इस बॉडी के लेंथ को इंक्रीज किया जाए। क्या करेगा, कोशिश करेगा कि इस बॉडी के लेंथ को इंक्रीज किया जाए। तो जो फोर्स बाहर से लग रहा है और चाह रहा है कि बॉडी का शेप जो है वो चेंज हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, ऐसे फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। वो फोर्स जो बॉडी के शेप को चेंज कर दे, ऐसा फोर्स को कहते हैं हम लोग क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो समझ में आ गया होगा डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है ना, ये हो गया डिफॉर्मिंग फोर्स। तो बॉडी का शेप कैसा भी हो सकता है, इसमें कोई जरूरत नहीं है कैसे लेंथ में ही हो, एरिया में, वॉल्यूम में, कैसे भी हो, बस जो कोई भी फोर्स बॉडी के शेप को चेंज कर देगा उसको कहेंगे डिफॉर्म करने वाला फोर्स। बॉडी के शेप को चेंज करने वाला फोर्स मतलब कि डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स के बाद जो कंसेप्ट है अगला क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी एंड प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है। तो चलिए इस बात को समझाने के लिए मैं वापस उस डायग्राम को दिखाता हूँ जो मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया था, ठीक है। सपोज ये मैंने वॉल बनाया, सपोर्ट बनाया, जिसके थ्रू हम कोई ऑब्जेक्ट को अटैच करेंगे, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को पहले वाइट से बनाया था तो अभी भी मैंने इसको वाइट से ही रखा है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और दूसरे वाले केस में मैंने बॉडी को थोड़ा डिफरेंट दिखा दिया, डिफरेंट कलर का, ये दूसरा बॉडी है इसलिए मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ये दूसरा बॉडी, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। दोनों के ऊपर बाहर से हम लोग क्या लगाने वाले, फोर्स लगाने वाले। फोर्स मतलब कि जो बॉडी के शेप को चेंज कर देगा, जिसको हम लोगों ने अभी सीखा, जिसका नाम हम लोग रखे डिफॉर्मिंग फोर्स। मैंने इसके ऊपर भी एक डिफॉर्मिंग फोर्स FD लगाया, FD मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स, और मैंने इसके ऊपर भी क्या लगाया, एक फोर्स लगाया FD जिसका नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। अब जैसे मैंने फोर्स लगाया तो ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी का लेंथ यहाँ से यहाँ आ गया, इस फोर्स की वजह से बॉडी का लेंथ यहाँ से यहाँ इतना चेंज कर गया, इतना क्या कर गया, चेंज कर गया। और ये लेंथ जब चेंज किया तो ये इस बॉडी के अंदर में एक कोशिश हो गया कि भाई ये तो मेरा लेंथ चेंज कर रहा है। अब वो कोशिश कर रहा है कि वापस अपने इस चेंज को जो उसके शेप में आया है उसको रिगेन कर ले, मतलब वापस अपनी जगह पे लौट जाए। तो ऐसा तो तभी होगा ना जब ये बॉडी खुद ही प्रैक्टिस करेगा, कोशिश करेगा कि भाई पीछे चलो। इसके लिए अंदर से क्या आना चाहिए, अंदर से भी फोर्स आना चाहिए ताकि वो अपने शेप को रिगेन कर सके। तो जब कभी भी बाहर से आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, और बॉडी के शेप के चेंज होने की वजह से अंदर में उसको रिस्टोर करने के लिए फोर्स आता है, उस फोर्स का नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स। फोर्स का नाम क्या है,
रीस्टोरिंग फोर्स। चूंकि ये फोर्स बॉडी के शेप को चेंज करना चाहता है और आप जब छोड़ देंगे इसको तो ये फोर्स वापस इस बॉडी को वापस उसी जगह ला देगा। इस फोर्स का नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम है इसका? FR। FR का मतलब होता है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो ऐसा बॉडी जिसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आए और रिस्टोरिंग फोर्स आने की वजह से वो अपने शेप को पूरी तरह रिगेन कर ले, ऐसे बॉडी को बोलते हैं या तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी या सिंपली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी या सिंपली इलास्टिक बॉडी। लेकिन ये बॉडी का इलास्टिसिटी का मतलब होता है अपने शेप को रिगेन कर लेना, वापस अपनी जगह पहुंच जाना। अब अगर कुछ बच्चों को सवाल होता है कि सर मान लीजिए वो रिगेन किया लेकिन पहले जितना नहीं किया, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे? तो वो उस केस में कहलाएगा पार्शियली इलास्टिक बॉडी। मतलब उसके अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के शेप को पूरी तरह से रिगेन नहीं कर पाया। अगर रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी के शेप को पूरी तरह रिगेन कर लेगा तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और अगर पूरी तरह से रिगेन नहीं कर पाएगा तो बोलेंगे पार्शियली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी को इन शॉर्ट हम लोग इलास्टिक बॉडी भी कहते हैं। तो ये सब कहानी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हुआ है ना। तो जिसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो अपने शेप को रिगेन करेगा, जिसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं आएगा शेप को रिगेन करने के लिए, उसके अंदर अपने शेप को गेन करने का ताकत नहीं होगा, वो रिगेन नहीं करेगा, तो वो बॉडी क्या कहलाएगा? जैसे यहाँ देखिए, आपने इस बॉडी पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद वो आप देख रहे हैं कि उसका बॉडी का लेंथ यहाँ तक चेंज कर गया। आपने इस फोर्स को वापस हटा लिया। हटाने के बाद देख रहे हैं कि जो लेंथ इतना इंक्रीज हुआ है वापस अपनी जगह जा ही नहीं रहा है। अरे ये क्या, थोड़ा भी नहीं जा रहा है। थोड़ा भी नहीं जाने का मतलब कि इसको ले जाने वाला कोई नहीं है, मतलब कि इस तरह के बॉडी के अंदर किसी भी तरह का रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं हुआ है। ऐसा बॉडी जिसको डिफॉर्म करने के बाद या डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देने के बाद वापस उसके अंदर शेप में जो चेंजेस हुआ था वो रिगेन नहीं होता है, तो ऐसा बॉडी क्या कहलाता है? प्लास्टिक बॉडी। जैसा कि आप जानते होंगे, हम लोग जो मार्केट में प्लास्टिक पॉलीथीन यूज़ करते हैं उसको घींच दीजिए, देखिए वैसा ही रहता है, वो घिंच ऐसा ही रह जाता है, वो वापस अपने शेप को रिगेन नहीं करता है। लेकिन ठीक उसके अपोजिट में अगर एक रबर बैंड को आप पुल करते हैं तो देखिए वापस रबर बैंड जो है अपने पोजीशन को गेन कर लेता है, क्योंकि रबर बैंड के अंदर में रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। तो वो बॉडी जो अपने शेप को रिगेन कर ले उसको हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी, और वो बॉडी जो अपने शेप को रिगेन ना कर पाए उसको कहते हैं हम लोग प्लास्टिक बॉडी। तो ऐसे एग्जाम्पल हो गया इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी का। आप इन शॉर्ट ये भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू क्या आएगा? 0। अंदर में कोई रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होगा। तो समझ गए ना कि इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी का मतलब क्या होता है। तो अब एक बात ये भी है कि अब जो बॉडी इलास्टिक परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि चैप्टर का नाम इलास्टिसिटी है, तो हम लोग डिटेल में भी इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं ना। डिटेल में हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे कि इलास्टिक बॉडी जो इलास्टिक है क्या हमेशा के लिए इलास्टिक होगा या इसका कोई लिमिट वगैरह भी होता है। देखिए कोई भी चीज़ का एक लिमिट होता है, लिमिट के बाहर कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है। तो इसके इलास्टिक मतलब के शेप के वापस रिगेन होने का भी कंडीशन होता है। इतना ज़्यादा मत घिस दीजिए कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही टूट जाए और टूट के वो वापस इस तरह से अपने अंदर को रिगेन ना कर पाए, ठीक है। तो ये क्या बताया गया? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बताया गया? लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी मतलब कोई भी बॉडी अपने शेप को रिगेन करने के लिए इलास्टिक प्रॉपर्टी रखता है। लेकिन ये इलास्टिक प्रॉपर्टी आप सोचेंगे कुछ भी फोर्स लगा दे, मान लीजिए एक रबड़ है उसको घींच के आप तोड़ ही दिए एक बार में, है ना। कुछ रबड़ को इतना घींच देते हैं हम लोग कि वो देखो वो ऐसे ही लमड़ जाता है, बोलते हैं रबड़ तो लमड़ गया एकदम, वो अब तो वापस उसका ढीला हो गया रबड़। तो क्यों होता है? क्योंकि आप उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। तो इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है ये लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। विद इन इलास्टिक लिमिट कोई बॉडी इलास्टिक है, अदरवाइज आप अगर लिमिट के बाहर फोर्स लगा देंगे तो इलास्टिक बॉडी भी अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। अब देखिए इस बात को मैं इस चैप्टर को समझा रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि ये चैप्टर समझने वाला है, फॉर्मूला बहुत छोटा छोटा है, मेनली डेफिनेशन है। डेफिनेशन के लिए मैंने पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बताया कि PDF है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हेलो भेजिए, प्लीज़ सेंड मी क्या नाम है इलास्टिसिटी का PDF नोट्स, ऐसा आप लिखिए, आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है हमारा, तो आप वहाँ पे लिख करके भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा नोट्स। लेकिन पहले चीज़ों को समझ लीजिए, तब आपको लर्न करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये रहा आपका लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के इलास्टिक लिमिट क्या है? बॉडी बिहेव लाइक इलास्टिक बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना। एक बॉडी इलास्टिक बॉडी की तरह ट्रीट करता है इलास्टिक लिमिट के अंदर। चलिए अब जो आज का मेन मुद्दा है जो हम लोगों को पढ़ना है वो है स्ट्रेस। वो क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस हम लोग वर्ड पहले ही बहुत बार सुने हैं। क्या सुने हैं? कि देखो एग्ज़ाम आ गया तो मुझे स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो आज थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। चलिए देखते हैं स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या होता है। सपोज कर लीजिए
मैंने ये वॉल बनाया था। अब आप बोलेंगे सर ये किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इलास्टिक बॉडी के बारे में, ठीक है, क्योंकि जो बॉडी इलास्टिक नहीं है वहाँ पर हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम इलास्टिसिटी है, इलास्टिक बॉडी के लिए। दूसरा चीज़ क्या, दूसरा चीज़ ये कि ये जो भी टॉपिक मैं दिखा रहा हूँ सब ऑटोमेटिकली विद इन इलास्टिक लिमिट है। आप इलास्टिक लिमिट के बाहर फोर्स लगा ही नहीं सकते हैं, मतलब जो भी फोर्स लग रहा है वो धीरे धीरे और लिमिट के अंदर लग रहा है, लिमिट के बाहर नहीं लग रहा है, ठीक है। आपने क्या किया कि इसके ऊपर बाहर से एक फोर्स लगाया, बाहर से आपने इसके ऊपर क्या लगाया, एक फोर्स लगाया। इस फोर्स का नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स। और ऐसा मैं मान लेता हूँ कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे वॉल का ये जो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसके ऊपर आप क्या लगाएंगे, स्टोरिंग फोर्स, सॉरी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, ठीक है। एफ डी क्या है, एफ डी क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स है ये, ओके। और एफ आर क्या है, एफ आर होगा रीस्टोरिंग, रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए अब यहाँ पे एक बात है, क्या ये डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू एक होता है? देखिए लिमिट का मतलब होता है स्लोली, स्लोली, सडनली नहीं। स्लोली का मतलब होता है आप इतना धीरे मूव कर रहे हैं कि लगभग वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो तभी हो सकता है जब किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि आप रेस्ट में है तो मतलब रेस्ट में ही रहेंगे, फोर्स लगाने के बाद भी वेलोसिटी जीरो है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि आप फोर्स लगा रहे हैं फिर भी स्लोली मूव कर रहा है, मतलब कि इस तरह से मूव कर रहा है कि आप उसके वेलोसिटी को जीरो कर सकते हैं स्लोली, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि फोर्स लगाने के बाद भी इसका वेलोसिटी जीरो है या स्लोली है या विद इन लिमिट है। इसका मतलब कि अंदर से जो फोर्स आ रहा है वो एकदम बराबर हो जा रहा है, अंदर से जो फोर्स आ रहा है वो बराबर हो जा रहा है। लिमिट का ये मतलब होता है कि इसको इसके बराबर होना पड़ेगा ताकि कैंसिल करके ये धीरे धीरे मूव करे, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे कोई जो डिस्ट्रॉय ना हो, ये लिमिट के बाहर ना चला जाए, टूट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी शेप को रिगेन ना कर पाए। तो लिमिट का मतलब ये होता है कि आप बाहर से उतना ही फोर्स लगाइए जितना से अंदर वो रिस्टोर कर सकता है, एक्सेस मत लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट आप लिख सकते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट एफ आर इज इक्वल टू एफ डी, डिफॉर्मिंग फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू क्या, एग्जैक्टली इक्वल टू ये कलर सही नहीं लगा मेरे को, कलर चेंज कर लेते हैं सर थोड़ा सा। चलिए ये सही देखते हैं, चलिए विद इन इलास्टिक लिमिट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स। याद रहेगा ये बात, कोई दिक्कत नहीं किसी को। और भी कोई कलर अगर यूज़ किया जा सके तो, क्योंकि ये कलर मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया, एक और देख लेते हैं लास्ट। हाँ चलो ये ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। तो सर ये बताइए स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस का ताल्लुक किससे, इससे है किससे? तो स्ट्रेस को समझते हैं, थोड़ा देखते हैं स्ट्रेस क्या चीज़ है। देखिए एग्ज़ाम में सभी बच्चों के लिए एग्ज़ाम है, सबका सेम डेट पे है, लेकिन कुछ बच्चा एग्ज़ाम को आता हुआ देख रहा है, वो देख रहा है कि अरे एग्ज़ाम आ रहा है, कोई बात नहीं लास्ट नाइट पढ़ लेंगे ना। कुछ बच्चे एक हफ्ता पहले से डरना स्टार्ट हो गया, यार एग्ज़ाम आ रहा है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, ऐसा होता है ना। तो स्ट्रेस देखो ये अंदर से आता है, बाहर से नहीं। अब बाहर से अगर आता स्ट्रेस तो एग्ज़ाम दोनों के बच्चे के लिए आ रहा है, तो क्यों नहीं दोनों बच्चा प्रभावित हो रहा है? इसका मतलब क्या हो गया, कुछ बच्चा अंदर से ले रहा है, कुछ नहीं ले रहा है। तो स्ट्रेस वो है जो अंदर से रिस्पॉन्स कर रहा है, बाहर से जो आ रहा है वो स्ट्रेस नहीं है। हो सकता है कि एग्जाम आ रहा है कि किसी को परवाही नहीं है, कल सुबह एग्जाम है तभी परवाही नहीं है, अरे छोड़ो ना फेल होंगे देखा जाए, वो मतलब ही नहीं है, उसको तो स्ट्रेस नहीं हुआ। तो स्ट्रेस बाहर का फोर्स नहीं है, स्ट्रेस अंदर का फोर्स है जो, अरे चलो चलो पढ़ने चलते, चलो पढ़ने चलते हैं, ये अंदर से आ रहा है। एक बच्चा रे कैसा लड़का है, तुम एग्जाम का टाइम है फिर भी तुम बैठे खेल रहा है, स्ट्रेस अंदर से आ ही नहीं रहा, अंदर से उसको फोर्स जनरेट ही नहीं हो रहा बैठने के लिए कि हम पढ़े। समझ रहे ना? तो याद रखना, बहुत सारे बच्चे दिमाग में लेके बैठ जाता है कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है और स्ट्रेस जो होता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया। नहीं, हालांकि रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स का वैल्यू सेम है, आंसर सेम आ जाए, कंसेप्चुअली आप रॉन्ग है। तो स्ट्रेस का मतलब होता है ऐसे, मान लीजिए ये ए एरिया है, इस ए एरिया पे इतना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, इस ए एरिया पे इतना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ, क्यों हुआ? ताकि अपने शेप को रिगेन कर सके। तो फोर्स डेवलप हुआ ए एरिया पे। आप लिख सकते हैं कि अगर एरिया ए है तो ए एरिया पे कितना रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ, एफ आर।
एरिया पे। तो पर यूनिट एरिया पे कितना रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा आप देख सकते हैं, फोर्स पॉइंट एरिया, तो इसको लिखेंगे एफ आर बाई ए, इसको बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। देयरफॉर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला हो गया हम लोगों का, स्ट्रेस का फॉर्मूला जो हो गया वो क्या हो गया, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हो गया आपका फॉर्मूला रिस्टोरिंग फोर्स का। बात समझ गए अच्छे से। इस फॉर्मूला को आपको अच्छे से याद करना चाहिए, जिससे पता चले कि आप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्ट्रेस का। आज के बाद आपको जब भी स्ट्रेस निकालना होगा, आगे चल के देखिएगा इतना सारा न्यूमेरिकल सेक्शन है, हम सब करेंगे, सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से करेंगे। ईजी, बहुत आसान, ठीक है। आइए देखते हैं। तो स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेन फोर्स बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इतना ही और कुछ नहीं, ठीक है। समझ गए स्ट्रेस। अच्छा सर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सर इसका यूनिट दिखा दीजिए प्लीज़ एक बार। तो देख लेते हैं ना, यूनिट तो बहुत ईजी है इसका। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट स्टोरिंग फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, एसआई में। ओके सर सीजीएस में क्या होगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एसआई में, ये हो गया सीजीएस में। ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यूनिट भी देख लिए हम लोग। अगला टॉपिक देखते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितनी टाइप का होता है। तो सर स्ट्रेस 3 टाइप का होता है, वो जिस हिसाब से जिस तरह की बॉडी पे लग रहा है, जिस वक्त लग रहा है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस 3 टाइप का स्ट्रेस होता है। चलिए देखते हैं पहला टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या है। सपोज कर लीजिए इसका नाम देते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। सर इसका नाम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के ऊपर दिखाता हूँ मैं, क्योंकि ये लेंथ पे ये स्ट्रेस आता है, लेंथ पे। जैसे मैं आपको बताया था कुछ देर पहले कि ये एक लेंथ है और इसका मान लेते लेंथ L है और ये उसका एक एरिया क्रॉस सेक्शन है। आपने बाहर से क्या लगाया, आपने बाहर से इसके ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया। इस डिफॉर्मिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए अंदर से बेचारा एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा उस एरिया के ऊपर। तो यहाँ से इस रिस्टोरिंग फोर्स को अगर एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया एक स्ट्रेस। ये स्ट्रेस इस लेंथ को रिगेन करना चाहता है कि वापस अपना लेंथ लो, चेंज मत करो भाई मेरे। तो इसीलिए इस स्ट्रेस का नाम क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। डेफिनेशन पीडीएफ में ज़बरदस्त लिखा है एकदम, सिर्फ मैंने हाईलाइट किया, जो मैंने हाईलाइट किया उसको ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। और ये चैप्टर आपको समझा हुआ है, 1 घंटे के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा। 1 घंटा के अंदर आपका पूरा रिवाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ अच्छे से कर सकते हो। अभी संग याद हो रही है आप लोगों को, ईजी है, हो गया, ठीक है। अच्छा सर इसका 2 टाइप बताया गया। सर क्या बताया गया इसका 2 टाइप, इसका 2 टाइप बताया गया है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका 2 टाइप बताया गया है कुछ इस तरह से। एक बताया गया है, देखिए अभी आप इसको पुल कर रहे हैं ना, पुल कर रहे हैं, या इसको मैं समझाता हूँ, ऐसे समझाता हूँ, ऐसे समझिए। ये 1 मिनट जस्ट इसका 2 टाइप बताया गया। क्या सर, अभी आपने क्या किया था, इसको ऐसे रिस्टोरिंग फोर्स मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर लगाया था, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर आ रहा था। मतलब कि इस केस में इलॉन्गेशन हो रहा था, आप उस केस में ये स्ट्रेस आ रहा है इलॉन्गेशन को रोकने के लिए। तो इसका नाम क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल में 2 कंप्रेसिव, एक कंप्रेस होगा एक इलॉन्गेट होगा, है ना। कंप्रेस होगा और एक इलॉन्गेट होगा। बात में आ रहा है कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि ये इलॉन्गेट होना चाह रहा है। तो इलॉन्गेट कब होगा, जब आप खींचेंगे, खींचने से इसमें क्या आएगा, तनाव आएगा, खींचा आएगा। तो ये स्ट्रेस तब जनरेट होता है जब ये तनाव फील करता है, टेंशन फील करता है। इसीलिए अभी यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का 2 नाम गया है। अगर मैं इसको शेप को एक और बना दूँ साथ में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सपोज ये वापस मैंने शेप बनाया और इसका लेंथ L है। आपने अब डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर से ऐसे लगा दिया, ऐसे आप इसको पुश कर रहे हैं, चलो चलो अंदर चलो अंदर चलो, कंप्रेस कर रहे हैं। तो जब कंप्रेस फील किया, बोले नहीं मैं कंप्रेस नहीं होगा, ये अंदर से फोर्स लगा लिया, मैं नहीं होगा कंप्रेस, मुझे नहीं होना, रिस्टोरिंग फोर्स लगा दिया और ये पूरे एरिया पे लगाया, पर यूनिट एरिया पे क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस कंप्रेशन की वजह से आ रहा है, ये स्ट्रेस इलॉन्गेशन की वजह से आ रहा है, इसलिए इसका 2 नाम हो गया। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस 2 तरह का हो जाएगा, एक टेंसाइल, टेंशन जब पैदा हुआ, टाना आपने उसको, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसका नाम लिखते हैं, इसका 2 टाइप हो जाएगा। ये हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस
स्ट्रेस, ठीक है। और सर ये हो जाएगा कंप्रेशन के कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये हो गया मेरा लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कंप्लीट। उसके बाद दूसरा टाइप जो स्ट्रेस का वो क्या है सर, वो है वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस का एक नाम और दिया गया है नॉर्मल स्ट्रेस। इसके पीछे का रीजन क्या है मैं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस, अब जैसे कि मान लीजिए आपने एक गुब्बारा, एक बैलून को पानी में डुबा दिया, बाहर से अंदर से अंदर डाल दिया, बाहर से डुबा दिया किसी पानी में, अंदर डाल दिया उसको। तो लेट की ये गुब्बारा है, ये गुब्बारा है और मैं स्फेरिकल फॉर्म में गुब्बारे को बना रहा हूँ और इसके अगल बगल बहुत सारा पानी है, वाटर है। अब ये वाटर का खासियत होता है कि ये प्रेशर लगाता है, कोई भी लिक्विड वगैरह के अंदर जाता है, इंसान आप भी जाइएगा आपके ऊपर भी लिक्विड क्या लगाएगा, प्रेशर लगेगा। आज जो एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या लगेगा, इसके ऊपर एक प्रेशर लगेगा, चारों तरफ से लगेगा, चारों तरफ से लगेगा। कैसे लगेगा चारों तरफ से, ऐसे लगेगा, ऐसे यहाँ से लग रहा है, यहाँ से लग रहा है, एकदम चारों तरफ लगेगा। कैसे लगेगा, परपेंडिकुलरली, एकदम परपेंडिकुलरली, चारों तरफ से एकदम नॉर्मली परपेंडिकुलरली, मतलब कि सबका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगा, सब सेंटर की तरफ मिलेगा। तो ये पूरा फोर्स मान लीजिए लग रहा है, ये चारों तरफ से जो लगा नेट फोर्स मान लीजिए F है, चारों तरफ से फोर्स क्या लगा मान लेते हैं F है। तो स्ट्रेस क्या होगा, पूरा एरिया बैलून का आउटर सरफेस एरिया, तो ऐसा कंसीडर कर लेते हैं पूरा आउटर सरफेस एरिया जो जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं वो A है और चारों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो F है। तो अंदर से एक फोर्स आएगा कि वापस हमको नहीं कंप्रेस होना सर, मैं तो कोशिश करूंगा जब तक जिंदा हूं कि मैं कंप्रेस ना हूं, मुझे बचना पड़ेगा खुद को कंप्रेस होने से। तो ये जो फोर्स अंदर से लग रहा है चारों तरफ अंदर के एरिया पे लग रहा है, तो अंदर के एरिया बाहर के एरिया तो सेम ही होगा ना, बैलून तो पतला स्किन होता है, स्फेयर के एरिया अंदर भी सेम होगा, बाहर के एरिया भी सेम होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो पिंक वाला रिस्टोरिंग फोर्स है जो अंदर से डेवलप हो रहा है, और इस बैलून के अंदर का पूरा सरफेस एरिया जो कि अगर रेडियस r दिया हो तो 4πr² हो जाएगा। तो Fr अंदर वाला और ये एरिया क्या हो जाएगा, एक मिनट में सही बोल रहा हूँ, एरिया 4πr², हाँ राइट है मेरा, 4πr², 4πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ बैलून। r क्या है, बैलून का रेडियस। तो सपोज कर लेते मैं यहाँ दिखा दी, r क्या बैलून का रेडियस है। तो क्या होगी, इस स्ट्रेस का नाम क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेस। इसका नाम क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है ना सर, यही है वॉल्यूम स्ट्रेस। चूंकि ये स्ट्रेस 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है अंदर से, क्योंकि सेंटर से जो भी लाइन स्फीयर की तरफ जाता है सब 90 डिग्री पे होता है, सब नॉर्मली होता है, इसलिए इसका एक नाम और है नॉर्मल स्ट्रेस। यूनिट सर क्या होगा, यूनिट सेम होगा, जो पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे, स्ट्रेस सबका यूनिट सेम होगा। तीसरा क्या आ गया सर, तीसरा क्या आ गया स्ट्रेस, तीसरा आ जाएगा आपका शेयरिंग स्ट्रेस। इसका एक नाम और है टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या नाम है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्यों, मैं समझाता हूँ इसको, शेयरिंग स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। रुकिए कुछ डायग्राम मुझे बनाने दीजिए, इसके बाद में दिखाता हूँ। चलो ये देखो यहाँ पे ये क्यूब है। अब क्या हुआ, जैसे देखना मोटी मोटी किताबें होती है हमारे पास में, मोटी मोटी किताबें, उसको अगर ऊपर से ऐसे कंप्रेस करोगे, ऊपर से ऐसे, तो ऐसे लचक जाता है, किताब ऐसे लचक जाता है, आगे घसक जाता है। ये हर बच्चा करके अपने घर में देख सकता है इस चीज़ को, कोई भी मोटा किताब अगर उसको ऐसे करो तो लचक जाता है। वो कैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, सपोज ये मोटी किताब है तो वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। जैसे मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ कैसे आगे बढ़ के दिखता है वो। तो लेट के ये किताब को मैंने घसकाया तो ये थोड़ा सा इधर हो गया, हल्का सा इधर हो गया, और ये हल्का सा ऐसे हो गया, तिरछा हो गया, हल्का सा तिरछा हो गया, ये भी हल्का सा तिरछा हो गया, है ना। ठीक है ना, हल्का सा तिरछा हो गया ये किताब, ग्रीन वाला देखिए हल्का सा तिरछा हो गया इस तरह से ना। तो ऐसा लगता है ऐसे कैसे हुआ, आपने ऊपर से फोर्स लगाया, ऊपर से किताब के ऊपर हाथ कैसे चाप दिया, तो फोर्स जो लग रहा है सर ना, फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे सरफेस के ऊपर। अब ये फोर्स 90 डिग्री पे नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो, अगर सपोज कर लो कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक किताब देखता हूँ, चलो ये एक बुक है, ठीक है, सपोज ये बुक है, तो अब इस बुक में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ऐसे 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 घसक रहा है, ऐसे घसक ऐसे घसक ऊपर से लगा रहा हूँ। तो ये जो फोर्स हाथ पे आ रहा है वो 90 डिग्री पे नहीं है, वो ऐसे है, टेंजेंशियल है, टेंजेंट है, नॉर्मल नहीं है, टेंजेंट है,
इसलिए इसका नाम क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस। ये डिफॉर्मिंग फोर्स जो आया बाहर से, ये डिफॉर्मिंग फोर्स आया है सर, ये डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर से आया है इसके शेप को चेंज करने के लिए, डिफॉर्मिंग फोर्स बाहर से आया है इसके शेप को चेंज करने के लिए, एफ डी। जब ये एफ डी आएगा तो इसके अंदर ठीक इसके टेंजेंट पे डेवलप होगा, उसके अपोजिट में रिस्टोरिंग। ये रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इस पूरे एरिया पे, ऊपर का जो एरिया है, ये पूरा ऊपर का एरिया है, इसके ऊपर लग रहा है। तो पॉइंट एरिया पे क्या हो जाएगा, बाई ए। चूंकि ये स्ट्रेस जो क्या कर रहा, अपने शेप को शेयर कर रहा, आगे शेयर कर रहा है। देखो वो पूरा एक तरह से बोल सकते नहीं, यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा, ये पूरा शिफ्ट हो जाएगा, पूरा कंप्रेस हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर कैसा जा रहा, नीचे कैसे नहीं जा रहा, मतलब पूरी तरह वो आगे सेंटर मूव नहीं कर, मतलब शेयर कर लिया, ऊपर कैसा थोड़ा शेयर कर लिया, नीचे कैसा उन्हें जाए नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आ रहा है ना, वो इस शेप के शेयर होने से आ रहा है। शेप को शेयर कौन कर रहा है, थोड़ा आगे कौन घसका रहा है, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो इस शेयरिंग शेप को रिगेन करने के लिए पॉइंट एरिया पे क्या आ रहा है, ऊपर वाले एरिया से लग रहा है ना, इस पूरे एरिया पे, तो पॉइंट एरिया से कितना लगेगा, एफ आर बाई ए, ताकि ये जो शेयर हुआ है उस शेयर को वापस रिगेन किया जाए। इसलिए इसका नाम क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस। चूंकि ये टेंजेंट लग रहा है तो इसलिए इसका नाम टेंजेंशियल स्ट्रेस भी है। क्या नाम है इसका, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी है, टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर और शेयरिंग स्ट्रेस भी इसका नाम है, समझे। तो ये रहा सर स्ट्रेस का सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ हम लोगों का। अब इसी स्ट्रेस से जुड़ा हुआ स्ट्रेन पढ़ना है हम लोग को। क्या पढ़ना है, इसी स्ट्रेस से जुड़ा हुआ स्ट्रेन पढ़ना है। क्योंकि अभी तो हम लोग देखे हैं कि ये बॉडी के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है अपने शेप को रिगेन कर रहा है। रिगेन तो तब ना कर रहा है जब चेंजेस हो रहा है, तो उस चेंजेस को देखना तो पड़ेगा, चाहे वो चेंजेस लेंथ में हो, चाहे वॉल्यूम में हो, या फिर उसके शेयर करने में हो। चेंजेस तो हो रहा है तो उस चेंजेस को हम लोग को देखना पड़ेगा सर, क्लियर है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें स्ट्रेन में, ओके। अब देखिए स्ट्रेन क्या होता है ना, स्ट्रेन बाहर से जो फोर्स आ रहा है डिफॉर्म करने के लिए, शेप को चेंज करने के लिए, जब वो शेप को चेंज कर रहा है, चेंज जब हो रहा है, तब वापस अपने शेप को रिगेन करने के लिए एक फोर्स आ रहा है जिसको स्ट्रेस बोल रहे हैं, फोर्स पॉइंट एरिया को स्ट्रेस बोल रहे हैं। अब कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि सर स्ट्रेस और प्रेशर में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली इक्वेशन वाइज देखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क तो है। प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया होता है, स्ट्रेस भी फोर्स बाय एरिया होता है। प्रेशर बाहर से होता है, स्ट्रेस अंदर से होता है, ओके ना, ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो बाहर से जो डिफॉर्मिंग फोर्स पॉइंट एरिया वो प्रेशर है, अंदर से रिस्टोरिंग फोर्स पॉइंट एरिया वो स्ट्रेस है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो गया कि स्ट्रेस जो होता है वो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर भी लग रहा है और टेंजेंशियल भी लग रहा है। इसके लिए कोई परपेंडिकुलर होने का कंडीशन नहीं है, बस लगना चाहिए रिगेन करने के लिए। प्रेशर जो लगता है परपेंडिकुलरली लगता है कि मेरे इस पे प्रेशर कितना है, इस पे प्रेशर कितना है। प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलरली, है ना, हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से आप स्ट्रेस की जगह प्रेशर का वैल्यू डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे थे क्या, ये देखिए यहाँ पे क्या था, ये था ना, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ वॉल्यूम वाला में, हाँ वॉल्यूम में प्रेशर फोर्स बाय एरिया। तो ये जो फोर्स बाहर से जो फोर्स बाय एरिया वो प्रेशर हो गया, अंदर से जो फोर्स बाय एरिया वो स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस का वैल्यू प्रेशर के बराबर होगा क्योंकि विद इन इलास्टिक लिमिट है, तो जहाँ जितना बाहर से उतना अंदर से होगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि बाहर से जो प्रेशर दिया होता है लोग उसको डाल देते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कर ही सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर का वैल्यू जो अंदर से बाहर से वो सेम है। दो अलग चीज टर्म्स है, जैसे एक्शन रिएक्शन, वैल्यू सेम है लेकिन क्या है, एक्शन अलग है रिएक्शन अलग है, वैसा ही है ना, क्लियर। आइए नहीं देखते आगे। तो स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन जो चेंजेस आ रहा है, तो स्ट्रेन क्या है, चेंजेस। स्ट्रेन को सिंपली बोलेंगे, टाइप ऑफ स्ट्रेन लिखा है क्या, हाँ टाइप ऑफ स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, चेंज बाय ओरिजिनल, चेंज बाय ओरिजिनल वैल्यू। इन शॉर्ट किसका ओरिजिनल वैल्यू, अब जिसका भी बात करें, लेंथ का, एरिया का या वॉल्यूम का। स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, फिर आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और तीसरा फिर होता है क्या आपका शेयरिंग स्ट्रेन, तीन होता है। तो जिस तरह से स्ट्रेस होता है उसी टाइप में स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन क्या है, चेंज को आप कंपेयर करेंगे, कोई भी चेंजेस जो है उसको ओरिजिनल वैल्यू से, तो क्या कहलाएगा, स्ट्रेन कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ स्ट्रेन का, स्ट्रेन का यूनिट को देख लेते हैं, स्ट्रेन के यूनिट को, तो सर कोई यूनिट नहीं होगा। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया, या फिर शेयरिंग चेंज बाय ओरिजिनल। तो कुछ में भी आप करेंगे यहाँ यूनिट नहीं आएगा, तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, नो यूनिट। याद रखेंगे इस बात को, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है।
तो अब ये पता चलने वाला है कि स्ट्रेन क्या हो गया। स्ट्रेन को हम लोग देखेंगे 3 टाइप्स में। पहला देखते हैं हम लोग कौन सा, पहला हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की लेंथ से राइज होता है। जैसे सपोज कर लीजिए आपने एक बाहर से फोर्स लगाया और इसका लेंथ जो है चेंज होकर के, फोर्स लगाने की वजह से लेंथ चेंज होकर के इतना हो गया, ये एक्स्ट्रा चेंज हो गया लेंथ। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक चेंज इन लेंथ है। ये चेंज किस पे हुआ है, इस पूरे लेंथ पे हुआ है, इस पूरे लेंथ पे हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि डेल एल चेंज हो रहा है ना, एल मीटर पे डेल एल चेंज है, तो 1 मीटर पे कितना चेंज होगा, ऐसे बोला जा सकता है ना कि 1 मीटर पे एल मीटर पे चेंजेस कितना किया आपने, डेल एल। तो पर मीटर पे क्या चेंज करेंगे आप, डेल एल बाई एल। चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब ये लॉन्गेशन भी हो सकता है, कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं, दोनों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही कहलाएगा। ठीक है, हैचली होगा तो अगर वर्ड्स का खेल खेले तो टेंसाइल स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन वर्ड यूज कर सकता है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद होगा दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेन। एरिया वाला जनरली पूछता होता नहीं है क्योंकि हम लोग उस पर स्टडी करते नहीं है, चेंज यहाँ पे वॉल्यूम वाला करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके सर, इसका क्या हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं कि ये कोई स्फेयर है, सपोज कर लेते हैं ये बैलून था ना, हम लोग का बैलून है। अब बैलून पे क्या लगा कि बाहर से जो वाटर का दबाव था, उस दबाव से, उस प्रेशर से बेचारा बैलून थोड़ा श्रिंक कर गया, अंदर पानी में जाने के बाद क्या हो गया, श्रिंक कर गया। तो श्रिंक करने के बाद मैं फाइनल जो शेप उसको मैं ऑरेंज दिखा रहा हूँ, ये ऑरेंज वाला हो गया। पहले ओरिजिनल रेडियस क्या था, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर था। अब इतना रेडियस कम हो गया, डेल आर रेडियस घट गया, डेल आर। तो बचा हुआ रेडियस क्या होगा, बचा हुआ रेडियस होगा आर माइनस डेल आर। तो अब जो ये रेडियस हो कितना होगा, आर माइनस डेल आर, है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम का खेल हो रहा है ना, तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसको कैसे बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह क्या आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो अब देखो यहाँ पे अगर थोड़ा देर तुमको चेंज निकालना है वॉल्यूम का, तो यही ना चेंज हुआ है, बड़ा वाला वॉल्यूम माइनस छोटा वाला वॉल्यूम, तो सिंपली लिख सकते हैं, करेंगे सॉल्व करके क्या आएगा, 4/3 पाई डेल आर क्यूब। ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया, आर डेल क्यूब लिख दिया, डेल आर क्यूब। ये वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ चेंज के लिए है, तो चेंज रेडियस कौन सा, ये रेडियस चेंज हुआ है ना, इतने रेडियस चेंज करने से कितना वॉल्यूम चेंज करेगा, ये वाला टर्म कितना चेंज करेगा, है ना, ये। तो क्या आएगा, डेल आर क्यूब। बाय ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा सर, बाय ओरिजिनल वॉल्यूम होगा पहले वाला 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत लोग ऐसे ही लिखता है, डेल भी बाई भी, इतना करने की जरूरत नहीं, तो भी दिक्कत नहीं है। कुछ दिखना बुक में यहाँ माइनस लगा हुआ, माइनस क्यों, क्योंकि ये जो प्रेशर आ रहा है बाहर से, जो डिफॉर्मिंग प्रेशर आ रहा है, वो वॉल्यूम घटाएगा, तो ये रेशियो में से निगेटिव आ रहा है कि ये चीज़ जो माइनस मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, ये रेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, माइनस यहाँ पे इस निगेटिव सेंस के लिए आया हुआ है। अच्छा, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेन। ये कैसा है सर, अभी हम लोग किए थे ना, शेयर को पढ़े थे हम लोग, कैसे पढ़े थे, क्यूब के तौर पे पढ़े थे। ये मैंने हम लोगों ने ऐसे करते, इसको कैसे निकालेंगे, देखिए गौर कीजिए। ये मान लेते हैं पहले ओरिजिनल लेंथ साइड का क्या था, एल था, और आपने जब ऐसे झुकाया तो कुछ एंगल यहाँ झुक गया, थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा, और ये सारा एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। ये थीटा क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर का हिस्सा थोड़ा घसक गया, कितना घसक गया, मान लेते हैं डेल एल, इतना हो पोर्शन वो शिफ्ट कर गया, आगे घसक गया। तो हम लोग को क्या, अभी देखो शेयरिंग स्ट्रेन में क्या होता है कि एंगल शेयर होता है, तो हम लोग मेनली एंगल निकालेंगे, तो लिख सकते हैं टैन थीटा शेयर हुआ, इतना एंगल शेयर हुआ, तो लिख सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब डेल एल चेंज इन लेंथ बाई बेस में आ जाएगा एल। चूंकि एंगल बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत थोड़ी एंगल मिलता है, हल्का सा शेयर करता है, सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल, जब
थीटा बहुत स्मॉल होता है तो आप टैन थीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या ले सकते हैं, थीटा, देयरफॉर आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू डेल एल बाई एल। आपने टैन थीटा की जगह क्या लिख दिया, ये थीटा शेयरिंग स्ट्रेन है जो वापस लॉन्गिट्यूडनल लेंथ के किसके जैसा आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जैसा आ गया है ना, डेल एल बाई एल। तो इसलिए मैंने बताया था शेयरिंग स्ट्रेन का भी रेशियो नहीं होता है, मतलब कि यूनिट नहीं होता है, सॉरी, क्योंकि ये सेम चीज़ का रेशियो है। तो देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल एल बाई एल, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल वी बाई वी, और फिर से शेयरिंग स्ट्रेन थीटा जो कि डेल एल बाई एल है अगेन। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि बाहर से इनके ऊपर क्या लगा, एक प्रेशर लगा, या बोल सकते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स पॉइंट एरिया लगा, जिसकी वजह से पर मीटर पी चेंज आ गया। ठीक है सर, तो अभी हम लोगों ने तीन चीज़ देख लिया, एक पहला इलास्टिसिटी देख लिया अच्छे से, स्ट्रेस देखा फिर हम लोगों ने, और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रेन। तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, इलास्टिसिटी का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था, फॉर्मूला है स्टार्टिंग कहाँ से हो, स्ट्रेस से, वो स्ट्रेस सिंपली फोर्स बाय एरिया, चाहे कोई सा भी केस हो। स्ट्रेन जनरली क्या है, चेंज इन शेप बाय ओरिजिनल शेप, अब ये लेंथ में हो या एरिया में हो या शेयर में, उससे मतलब नहीं है। अब आगे देखते हैं सर हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये ग्राफ एग्जाम बनाने के लिए भी आता है, रीज़न दिखाने भी आता है कि कौन कौन से रीज़न में क्या हो रहा है। तो चलिए इस ग्राफ को हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं, पहले हुक्स लॉ समझते हैं। हुक्स लॉ क्या बताया, हुक्स लॉ बताया कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक रिलेशन है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या है, एक रिलेशन है, और ये रिलेशन ऐसे है कि ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या हो गया कि एक फिक्स्ड रेशियो है कि आप इतना स्ट्रेस लगाएंगे तो इतना स्ट्रेन होगा, इतना स्ट्रेस लगाएंगे तो इतना स्ट्रेन होगा। अगर ऐसा हो रहा है कि आप स्ट्रेस इतना लगा रहे हैं और हद से ज़्यादा वो इलॉन्गेट हो जा रहा है, मतलब वो लिमिट कहीं ना कहीं बॉडी अपने शेप को तोड़ चुका है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को तोड़ चुका है, या रिगेन नहीं कर पा रहा है सही से, या कोई ना कोई मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस आ गया बॉडी के अंदर में, तभी ऐसा हो सकता है। समझे ना? तो अभी आपको इस बात को ध्यान रखना है कि ये हुक्स लॉ क्या बता रहे हैं कि विद इन इलास्टिक लिमिट, आप अगर लिमिट के अंदर हैं तो ये रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ये रेशियो क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। मतलब कि स्ट्रेस एक मिनट, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। कुछ लोग को ये बात ऐसे समझ में नहीं आता है, तो वो ऐसे समझता है, कैसे, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल आया। क्यों आया सर? क्योंकि जब तक शेप में बदलाव नहीं होगा, जस्ट वेट, जब तक शेप में बदलाव नहीं होगा तब तक स्ट्रेस नहीं आएगा। जब अंदर से शेप बदलता है, स्ट्रेन आता है उसके अंदर में, चेंज पर यूनिट ओरिजिनल, मतलब कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, कुछ भी अंदर से शेप में चेंजेस आ रहा है, पर यूनिट पे अगर आ रहा है वो चेंजेस, तो बॉडी एक्टिव हो जाएगा, अरे इसको वापस रिगेन करो, तो स्ट्रेस आता है। और जितना ज़्यादा शेप में चेंजेस होगा वो रिगेन करने की उतना ज़्यादा कोशिश करेगा, लेकिन ये लिमिट के अंदर इतना ज़्यादा चेंज आप मत कर दीजिए कि वापस वो स्ट्रेस उसको वापस रिगेन ही ना कर पाए। समझ में आ रहा है? तो स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन है कि स्ट्रेन आप लाएंगे तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेन बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन इतना मत बढ़ाइए कि लिमिट टूट जाए। इसी के बेसिस पे ग्राफ बनाया यहाँ पे, ठीक है ना? तो फिलहाल ये, अब इसको बहुत लोग ऐसे याद करते हैं और यहाँ से साइन को हटाकर फिर लिख लेते हैं ऐसे लिखते हैं उसको। एक मिनट, क्या लिखते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट आएगा ना, कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। बाद में फिर वो कुछ ऐसा कर देते हैं, स्ट्रेन को नीचे ले आते हैं और लिखते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, जैसा आपको अच्छा लगे। तो फिर वापस क्या दिखेगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है ना? ये हो गया हम लोगों का एक बेस रेडी। इस बेस के ऊपर 3 काम अभी होगा। 3 काम मतलब सर इसके अंदर 3 पार्ट, बिल्कुल, मतलब कि कांस्टेंट 3 तरह का होगा, वो 3 तरह का चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। हुक्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट है वो 3 कांस्टेंट अलग अलग क्यों है, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो भी पिछले वाले टॉपिक जैसा है। जैसे कि आप लोग को याद होगा, पहले हम लोग देखे थे क्या, लेंथ के टर्म में, फिर वॉल्यूम के टर्म में, फिर शेयरिंग के टर्म में। तो उस हिसाब से कांस्टेंट को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। हुक्स लॉ में जनरली लोग यही देखे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट का नाम अलग अलग केस में अलग अलग होगा। जिसमें पहला केस हम लोग देख रहे हैं,
मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल लेंथ अभी कितना है, L है। इस पे आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से इसका लेंथ चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया, मान लेते हैं चेंज लेंथ यहाँ से यहाँ आ गया। कितना चेंज किया, डेल एल। कितना चेंज कर गया, डेल एल, इतना चेंज कर गया। तो फाइनल लेंथ अब कितना होगा, फाइनल लेंथ होगा L2 इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ प्लस उसमें जो चेंजेस आया है वो ऐड हो जाएगा। तो L2 इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ हम लोग L मान लेते हैं, क्योंकि L माने थे, और ये डेल एल तो डेल एल ही है। इससे क्या निकल गया, आपका L फाइनल निकल गया। ये निकल जाएगा। लेकिन मेरा मेन मकसद जो है वो यंग मॉडुलस निकालने के ऊपर है। क्या सर, यंग मॉडुलस? हाँ, यंग मॉडुलस। कैसे? क्योंकि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो कांस्टेंट होता है, तो इस केस में भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या कांस्टेंट होगा। तो एक काम कीजिए, पहले स्ट्रेस निकाल लीजिए। यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगा, आपने फोर्स लगाया F, और मान लेते हैं कि यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इसका A है। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, F बाई A, ये निकल गया। अब उसी तरह से आप इसका स्ट्रेन निकालेंगे। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा बिल्कुल इजी, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये हो जाएगा डेल एल बाई एल। अब इस रेशियो को कांस्टेंट हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, ठीक है, ये यहाँ पर होगा। अब देखो ये कितना होगा, स्ट्रेस F बाई A, स्ट्रेन डेल एल बाई एल, F बाई A डेल एल बाई एल, ये कांस्टेंट को इसको मान ली यहाँ पर यंग मॉडुलस। कब, जब आप चेंजेस को लेंथ में देख रहे हैं, है ना, और स्ट्रेस जो लीनियर स्ट्रेस है ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के रेशियो को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यंग मॉडुलस। तो इस केस में जो कांस्टेंट आएगा लॉन्गिट्यूडिनल टर्म में, उसका नाम क्या होगा, यंग मॉडुलस होगा। तो यहाँ से यंग मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया, F बाई A नीचे आ जाएगा और ये डेल एल बाई एल ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला क्या चीज़ का, यंग मॉडुलस का, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला यंग मॉडुलस का, ठीक है। चलो अब देखिए नेक्स्ट हो रहा है आपका सेकेंड वाला, अगला कांस्टेंट वॉल्यूम के हिसाब से। वॉल्यूम में क्या हो रहा था कि एक आप देख रहे थे, कोई भी स्फेरिकल चीज़ था, कोई भी स्फेयर हो सकता है। सपोज ये एक स्फेयर है और इसका रेडियस अभी कैपिटल आर है। इसका रेडियस क्या है, इसका कैपिटल आर। अब बाहर से क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। प्रेशर मतलब फोर्स पॉइंट एरिया लग रहा है, जिसकी वजह से क्या इसके ऊपर अंदर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो बाहर से जो फोर्स आ रहा है पॉइंट एरिया पे, जो इसके ऊपर प्रेशर की तरह काम कर रहा है, वो इसको क्या करेगा, श्रिंक करेगा, उसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने की वजह से इसका वॉल्यूम घट के छोटा हो जाएगा। तो लेट कर लीजिए, वॉल्यूम अब इसका घट के यहाँ हो गया, इतना छोटा हो गया, है ना। तो वॉल्यूम चेंज हुआ ना, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम, या फिर इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। जनरली चेंज इन वॉल्यूम लोग फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं, फाइनल छोटा है इनिशियल बड़ा है, तो ये निगेटिव आएगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो यहाँ से सर क्या हो रहा है, अगल बगल चारों तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, पूरे एरिया पे लग रहा है। पॉइंट एरिया पे निकालेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेस हो जाएगा। तो इसका स्ट्रेस क्या लिखेंगे सर, हम स्ट्रेस लिखेंगे, इसके लिए स्ट्रेस लिखेंगे फोर्स बाय एरिया। कई बार लोग इसको प्रेशर बोलते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या कुछ लोग चेंज इन प्रेशर बोलते हैं। क्यों कि अगर इस वाटर को हटा लो तो ये प्रेशर, सपोज ये मेरा हेड है, इस पर मैं अगर मैं प्रेशर का चेंज फील कर रहा हूँ, सब अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ, अब मुझे फील हो रहा है, तो ये चेंज इन प्रेशर इज अप्लाइड प्रेशर। क्योंकि पहले से जो प्रेशर मेरे पर लग रहा है तो मेरे पास लगातार कांस्टेंट ही लग रहा है, वो मेरे को फील नहीं हो रहा है। लेकिन जब मेरे ऊपर प्रेशर को चेंज फील होगा, मतलब वो एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है, तो अप्लाइड प्रेशर को कई बार चेंज इन प्रेशर ही बोला जाता है। तो ये फोर्स पॉइंट एरिया बाहर से लग रहा है, ये चेंज है, इसके ऊपर एक बदलाव है बाहर से, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, चेंज इन प्रेशर, या फिर सबसे बेस्ट इसको बोल सकते हो अप्लाइड प्रेशर। बहुत छोटा है तो डीपी, बड़ा है तो डेल पी। अब ये प्रेशर क्या करेगा, ये अप्लाइड प्रेशर इसके वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा। तो स्ट्रेन क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और ये निगेटिव में आएगा, है ना। और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन की रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। फिर से लिखेंगे स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। यहाँ पे इस कांस्टेंट का नाम है बी मतलब बल्क मॉडुलस। वहाँ था वाई, कुछ लोग उसको गाँव बोलता है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, है ना। तो क्या हो गया, पहला था यंग मॉडुलस, दूसरा क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस मैंने अगले पेज पे यहाँ पे लिखा था, लेकिन मैंने जो उसको यहीं पे इसको ड्राइव कर दिया। तो फिलहाल ये बल्क मॉडुलस क्या आ गया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वेयर स्ट्रेस क्या है, चेंज इन प्रेशर या अप्लाइड प्रेशर, और स्ट्रेन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम
बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी का नाम क्या है, बल्क मॉडुलस है। तो चलो इसको उसी के पेज पे हम लोग देख लेते हैं जिस पेज पे था। तो फाइनली बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए वो ऐसा हो गया ना, प्रेशर प्रेशर मतलब अप्लाइड प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम माइनस, अगर छोटा है तो क्या लिखेंगे, dP इज इक्वल टू माइनस dV बाई V। ओके ना। चलो ये फॉर्मूला आ गया मेरा बल्क मॉडुलस का, इस सबको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। बल्क मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का कांस्टेंट है वॉल्यूम वाले केस में। अच्छा एक बात और आता है, बल्क मॉडुलस का उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, देखो कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, मतलब बल्क मॉडुलस का उल्टा। अब ऐसा क्यों रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस को हम लोग कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, इसका रीजन देखिए। तो रीजन क्या हो जाएगा इसको आप समझिएगा अच्छे से। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आप क्या लिख सकते हैं, अप्लाइड प्रेशर बाय चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसको उल्टा कर दीजिए, इसको ऐसे ले जाइए, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, उल्टा हो गया नहीं, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था ऊपर हो गया। इसको आप बोल सकते हो चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट अप्लाइड प्रेशर। पर मीटर क्यूब पे आप यूनिट प्रेशर मतलब कि हर यूनिट वॉल्यूम पे, हर 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम को आप यूनिट प्रेशर दे करके पर यूनिट प्रेशर पे कितना चेंज कर सकते हैं। जो पर यूनिट प्रेशर पे यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा वॉल्यूम चेंज करेगा वो इजिली कंप्रेस हो रहा है। जो पर यूनिट वॉल्यूम पे यूनिट प्रेशर पे सही से कंप्रेस नहीं हो रहा है उसका कंप्रेसिबिलिटी क्या कम होगा। तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम बाय अप्लाइड प्रेशर। तो कोई भी चीज़ अगर डिवाइड में होता है तो आप जानते हैं उसको हम लोग बाई बोलते हैं, रेट बोलते हैं ना, पर में बोलते हैं। तो फाइनली लिख सकते हैं ऐसे डेल वी बाई वी बाई डेल पी, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर मीटर पर यूनिट प्रेशर। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे आप एक स्फीयर ले लीजिए, इस स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब है, और उसके ऊपर आपने प्रेशर लगाया 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर को आप पास्कल भी बोल सकते हैं। 1 पास्कल प्रेशर लगा करके 1 मीटर क्यूब में ज़्यादा चेंजेस होगा, वॉल्यूम ज़्यादा कंप्रेस होगा, तो कंप्रेसिबल इजीली होगा, मतलब ज़्यादा कंप्रेसिबल है। और अगर पर किसी स्फीयर का भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, प्रेशर भी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, तो आप बोलेंगे वो कंप्रेस नहीं हो रहा। तो चेंज इन वॉल्यूम पॉइंट वॉल्यूम पॉइंट प्रेशर पर जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा, चेंज इन वॉल्यूम पॉइंट प्रेशर पर जिसका कम होगा उसका कम कंप्रेसिबल होगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। आज के बाद एग्जाम में जब भी आपसे पूछेगा कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है या कैलकुलेट करो क्या कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, तो आप सीधा बल्क मॉडुलस फाइंड कर लीजिए। बल्क मॉडुलस को उल्टा कर दीजिए, मतलब 1 को बल्क मॉडुलस से डिवाइड कर दीजिए, आगे कंप्रेसिबिलिटी। आगे चल के पूरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके बेसिस पे हम लोग सब एक एक चीज का करेंगे। फिलहाल इसको अच्छे से आप देख लीजिए किसका क्या फॉर्मूला है। तो कंप्रेसिबिलिटी को बहुत सी से रिप्रेजेंट करता है, सी इज इक्वल टू ये लिखिए या रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, बात एक ही है। क्लियर है। तो चलो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या हो गया। ठीक है। इसके यूनिट्स पे बहुत बच्चे बोलते हैं यूनिट से दिखाते चलिए साथ में, तो कभी कभी यूनिट बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो यूनिट बहुत आसान है। यहाँ पे इसका यूनिट देख लीजिए, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे ही वॉल्यूम, तो सीधे सा बात है वॉल्यूम का तो यूनिट यहाँ पे नहीं आएगा। अब अगर बात करेंगे प्रेशर का, तो प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो पर मीटर स्क्वायर पर चला गया है ना, तो क्या आएगा पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी कर सकते हो। इसी तरह से आप चाहो तो बल्क यंग मॉडुलस का भी निकाल सकते हो। लेंथ गया, ये क्या आ गया, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। सिंपल बोल सकते हो स्ट्रेस का, क्योंकि स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेस का यूनिट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, स्ट्रेस का इसका यूनिट होगा न्यूटन, इसका हो जाएगा पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बल्क मॉडुलस का क्या होगा, ये बल्क मॉडुलस का, तो ये तो चेंज इन वॉल्यूम रिलेशन वॉल्यूम तो कट गया। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सबका ही। जो स्ट्रेस का यूनिट होगा ना, जो स्ट्रेस का यूनिट है वही नॉर्मली यूनिट किसका हो गया, उसके कांस्टेंट का, क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। क्लियर ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टॉपिक इसके अंदर देख लीजिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आया वो शेयरिंग मॉडुलस से, शेयरिंग वाले कंसेप्ट से। शेयरिंग वाला कंसेप्ट क्या था याद कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, पहले एक क्यूब बनाया था, और क्यूब को बनाने के बाद उसके ऊपर हम लोगों ने एक टेंजेंशियल फोर्स ऊपर से लगाया था। उस टेंजेंशियल फोर्स की मदद से वो क्या हो रहा था, अपने शेप को शेयर कर रहा था कुछ एंगल। ठीक है, कुछ एंगल शेयर कर रहा था। सपोज ये मैंने बना दिया क्यूब। अब मान लीजिए कि मैंने इसको थोड़ा शेयर किया, थोड़ा सा प्रेस किया,
तो ये थोड़ा ऐसे झुक गया, ये भी थोड़ा ऐसे झुक गया और ये भी ऐसे झुक गया, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, और ये मिला दीजिए, ठीक है, मिला दीजिए, ये ऐसे झुक गया थोड़ा सा। कितना एंगल झुक गया सर? थीटा एंगल। ये क्या था? चेंज इन लेंथ, इतना लेंथ जो है चेंज किया। और ये क्या था? ओरिजिनल लेंथ, कुछ लोग कैपिटल है कुछ लोग स्मॉल, जिससे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सब कुछ कब हुआ? जब आपने इसके ऊपर एक बाहर से इसके ऊपर इस सरफेस पे एक फोर्स लगाया जिसका नाम था टेंजेंशियल फोर्स इस ए एरिया पे। तो पॉइंट एरिया पे कितना लगाया? F/A। ये हो गया स्ट्रेस, और इसका डिवीजन क्या कहलाएगा? स्ट्रेन। स्ट्रेन यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन है, जिसको इन शॉर्ट हम लोग थीटा लिखते हैं। और स्ट्रेस पहले लिख लो बच्चा, टेंजेंशियल स्ट्रेस यहाँ पे हो जाएगा फोर्स बाय एरिया, जो नॉर्मल है बिल्कुल, सरफेस एरिया जो परपेंडिकुलर नहीं है। स्ट्रेन सर यहाँ पर जो है वो बताया था मैंने आपको, थीटा है, लेकिन थीटा का वैल्यू आया था del L/L। इस हिसाब से आप जाएंगे तो इस केस में भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने का मतलब कि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। बहुत आसान चैप्टर है, इजी है, बहुत इजी, ठीक है। इस यहाँ पे जो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन का कांस्टेंट है, इस वाले केस में इसको नाम दिया गया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, स्ट्रेस का मतलब हो गया फोर्स बाई एरिया, और इसका मतलब हो गया थीटा। आप उसको del L/L लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीन तरह का कंसेप्ट एकदम पैरेलल चल रहा है। स्ट्रेस में भी तीन तरह का, स्ट्रेन में भी तीन तरह का, और वापस अब देख रहे हैं आप क्या कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में भी तीन तरह का हो गया। क्लियर है? अब अगर इसके आगे चला जाए, तो आगे जाके हम लोग ये देखेंगे पॉइजन्स रेशियो क्या है, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो जो है ये डायमीटर और लेंथ, मतलब कि लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल दोनों के चेंजेस पे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अगर शेप को आप चेंज करते हैं, लाइक आप उसको स्ट्रेच करते हैं, सपोज कर लीजिए अभी एक ऐसा शेप है, ठीक है, इसका एक शेप है, अभी इसका अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जिसको एरिया को आप लिख सकते हैं πr², लेकिन यहाँ पे उन्होंने डायमीटर से रिप्रेजेंट किया, तो मैं भी डायमीटर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। इनिशियल डायमीटर d है, कैपिटल D, ठीक है, और इनिशियल लेंथ क्या है सर? इनिशियल लेंथ कैपिटल L है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? इसको खींचना स्टार्ट किया गया। जैसे जैसे आप इसको स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने से इसका लेंथ बढ़ेगा, लेकिन डायमीटर पतला हो जाएगा। तो कुछ देर बाद आपको जो इसका डायग्राम है वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, जहाँ पे डायमीटर में आपको डिक्रीज दिखेगा और लेंथ में आपको इंक्रीज दिखेगा। चलिए, ये हो गया। अब इस केस का, फाइनल केस का लेंथ को मैं अब मान लेता हूँ, यहाँ पे चलिए मान लेता हूँ स्मॉल l, लेंथ स्मॉल l, सॉरी, ठीक ही है, स्मॉल l। और डायमीटर अब कितना हो गया? स्मॉल d, है ना। आप अपने मन से d1 d2 भी मान सकते हैं, L1 L2 भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब लेंथ L है, स्मॉल l है, तो डायमीटर स्मॉल d है। जब लेंथ कैपिटल L है तो डायमीटर कैपिटल D है। तो आप चेंज इन डायमीटर क्या बोलेंगे? कैपिटल D माइनस स्मॉल d। डायमीटर घट रहा है तो स्मॉल d माइनस कैपिटल D भी लिख सकते हैं। तो लेटरल चेंज जो होगा, लेटरल चेंज जो होगा वो क्या होगा? लेटरल चेंज मतलब लेटरल चेंज इन डायमीटर, है ना। लेटरल चेंज मतलब क्या हो गया? चेंज इन डायमीटर, या फिर रेडियस से बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे रेशियो डायमीटर से बताया गया। चेंज इन डायमीटर क्या हो गया सर? वो होगा फाइनल डायमीटर माइनस इनिशियल डायमीटर। इन शॉर्ट आप इसको बोल सकते हो del D, डायमीटर चेंज हो गया, ठीक है। और चूंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने की वजह से इसके हमें माइनस लगता है। क्या लगता है? माइनस लगता है, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा? डायमीटर में क्या स्ट्रेन होगा? डायमीटर में क्या होगा? मतलब बोल सकते हो लेटरल, डायमीटर मतलब लेटरल, ये वाला, ये लेंथ हो गया लॉन्गिट्यूडनल, ये लेटरल स्ट्रेन क्या हो गया? लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? चेंज बाय ओरिजिनल। चूंकि ये डिक्रीज करा तो यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा, जैसे कि बल्क मॉडुलस में आया था। ठीक इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल चेंज आप देख सकते हैं सर, लॉन्गिट्यूडनल चेंज का मतलब हो गया, मतलब लेंथ में चेंज इन लेंथ जो होगा वो फाइनल लेंथ बड़ा है स्मॉल एल माइनस इनिशियल लेंथ जो छोटा है, तो ये पॉजिटिव आएगा। इसको इन शॉर्ट आप लिख सकते हो del L, लेंथ में चेंजेस, ये जो लेंथ था उसमें चेंजेस हो गया del L। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा सर? इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा यहाँ पे चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये क्या हो गया? स्ट्रेन। और पॉइजन्स रेशियो
लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो को ही कहते हैं। आप अगर उसके लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के रेशियो को निकालेंगे तो जो भी रेशियो आएगा उसका नाम क्या दिया गया, पॉइजन्स रेशियो। तो इन शॉर्ट आप लिख सकते हैं पॉइजन्स रेशियो को PS ऐसे क्या हो जाएगा सर, लिख सकते हैं लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। समझ में आया बच्चा? और यहां पर लेटरल स्ट्रेन आपको साफ दिखाई दे रहा है, डेल डी बाई ओरिजिनल डी, यहां माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा डेल एल बाई ओरिजिनल एल। इसी रेशियो का नाम है पॉइजन्स रेशियो। समझ में आया अच्छे से? ये निकल गया आपका ये पॉइजन्स रेशियो का इक्वेशन। क्लियर है? अब अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग। अब ऑलमोस्ट टॉपिक एंड होने को है, यहाँ पे ये एंड होना जा रहा है हम लोग का टॉपिक, क्योंकि अब कुछ हल्का मुल्का टर्म ही बचा हुआ है, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। नेक्स्ट टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए स्ट्रेट वायर। आप देखते हैं जब भी किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, छोड़ते हैं, तो वापस अपनी जगह पे चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। छोड़ने के बाद वो चला गया, मतलब उसके पास एनर्जी था। कहाँ से था? इसका मतलब स्टोर किया था, क्योंकि आपने खींचा और छोड़ दिया। आपने तो फिर आप तो लेके नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब कि वो एनर्जी अपने अंदर रख लिया था। जब आप उसको खींच रहे थे तो उस वक्त अपने अंदर एनर्जी रख लिया था। ठीक उसी तरह से जिस तरह से स्प्रिंग रख लेता है, क्योंकि स्प्रिंग भी एक तरह का इलास्टिक बॉडी है, मतलब वो भी इलास्टिसिटी के अंदर फॉलो होता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक स्ट्रेच स्ट्रिंग और एक स्ट्रेच स्प्रिंग का एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होगा। जो स्प्रिंग का था वही यहाँ पे होगा। सर क्या था स्प्रिंग का? तो याद कीजिए, जरा सा याद कीजिए, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सपोज ये एक वॉल है, इसके सपोर्ट में हम लोग ने एक स्प्रिंग लगा दिया था। तो याद कीजिए, और जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है वो इसको याद करके भी कर सकता है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अभी ये स्प्रिंग है, अभी क्या हुआ, इसमें एक ब्लॉक लगाया गया, ब्लॉक लगाए, इसका मास एम है, इसका मास क्या एम है। अब इसको हम आगे खींच दिए, कितना खींच दिए? इतना कि इसका लेंथ इंक्रीज होकर के यहाँ से यहाँ चला आया। ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ये ब्लॉक अब यहाँ पे आ गया स्मॉल एम। तो ये जो स्प्रिंग यहाँ से था वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, है ना। तो थोड़ा अगर डिफरेंट कलर दिखाएंगे तो अच्छा दिखेगा, थोड़ा हाईलाइट होकर दिखेगा। तो सपोज के लिए ब्लू कलर से दिखाते हैं, ये यहाँ से यहाँ आ गया, है ना। तो स्प्रिंग अब यहाँ से घिसते घिसते यहाँ तक आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये कितना स्प्रिंग में लॉन्गेशन हो गया, x। पहले इस स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ जो था वो कैपिटल L था, पहले यहाँ तक था, अब L प्लस x है ना। तो ये x क्या है? चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर चेंज इन लेंथ है। जैसे ये स्प्रिंग का लेंथ चेंज होता है, इसको रिस्टोर करने के लिए अंदर में एक फोर्स, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है। इस फोर्स का नाम रिस्टोरिंग फोर्स है। क्या नाम है इसका? नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। और सबको पता है कि किसी भी रिस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू होता है kx। क्या होता है? F इज इक्वल टू स्प्रिंग का कांस्टेंट k, जो भी बॉडी है उसका कांस्टेंट k, और जितना आप खींचेंगे फोर्स उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि डिस्टर्ब करने से ये फोर्स आ रहा है। आप इसको डिस्टर्ब मत कीजिए, ये फोर्स नहीं आएगा। आप डिस्टर्ब कीजिएगा फोर्स आएगा, ज़्यादा डिस्टर्ब कीजिएगा ज़्यादा आएगा। तो फोर्स जो रिस्टोरिंग पैदा हो रहा है, एफ रिस्टोरिंग, आप इसको अगर एफ आर लिख लीजिए, एफ आर डायरेक्टली टू एक्स डिस्टर्बेंस हटाए तो यहाँ पे आ गया कांस्टेंट। क्या आ गया? कांस्टेंट। ये फोर्स इक्वल टू क्या आ गया? के एक्स। ओके सर। और इसके वर्क का फॉर्मूला क्या आया था? वर्क डन इक्वल टू प्रूफ हुआ था हाफ कांस्टेंट के, और जितना भी लॉन्गेशन चेंज इन लेंथ हुआ है एक्स का स्क्वायर, ये आया था वर्क का फॉर्मूला। अब ये वर्क जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? हम बाहर से इतना वर्क कर रहे हैं और स्प्रिंग भी वर्क कर रहा है उसके अगेंस्ट में। जितना काम हम प्लस कर रहे हैं स्प्रिंग उतना माइनस कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम इसको खींच रहे हैं इधर और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है इधर। तो मेरे हिसाब से तो काम मेरे लॉन्ग हो रहा है, तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव। तो इस केस में अगर आपको बोलेगा कि वर्क डन एजेंट का कितना हो गया, तो एजेंट खींच भी इधर ही रहा है, फोर्स भी इधर ही लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो वर्क डन इतना हुआ है प्लस में। एजेंट का वर्क डन क्या होगा? प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। लेकिन जो काम करता है उस बेचारे का एनर्जी क्या होता है? उस बेचारे का एनर्जी लॉस हो जाता है, उस बेचारे का एनर्जी लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे एनर्जी जो लॉस होगा वो कितना होगा? जितना काम करेंगे उतना ही एनर्जी लॉस होगा। तो एनर्जी लॉस जो एजेंट का होगा वो कितना होगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। अब जो एजेंट का एनर्जी लॉस हुआ वही जाके स्प्रिंग में स्टोर हो गया, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। इलास्टिक बॉडी जो कंजर्व कर लेता है, अपनी एनर्जी को बर्बाद ही नहीं होने देता है। तो एजेंट का जो एनर्जी लॉस हो गया वो जाके एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो गया। कितना? जितना वो लॉस किया उतना स्टोर कर लिया, हाफ के
एक्स स्क्वायर। गौर कीजिए यहाँ वर्क डन प्लस है, एनर्जी नेगेटिव है, यहाँ एनर्जी प्लस है, वर्क डन नेगेटिव होगा, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि उसके अगेंस्ट हो रहा है। इस डिस्प्लेसमेंट इधर है या फोर्स इसका इधर है, उसके अगेंस्ट जितना एनर्जी स्टोर किया है वर्क डन उतना ही क्या होगा? नेगेटिव। ये मैंने सिखाया था आपको वर्क पॉइंट एनर्जी में। वर्क और एनर्जी के साथ रिलेशनशिप प्लस माइनस का। अगर कोई प्लस वर्क कर रहा है, प्लस वर्क का मतलब होता है वो काम कर रहा है, उसकी एनर्जी लॉस होगा। जो एनर्जी रखेगा वो वर्क कर नहीं रहा है, उसके अगेंस्ट काम हो रहा है, इसलिए वो एनर्जी रख ले रहा है। समझ में आया बात? क्लियर है? तो ठीक है, आप लोग समझ गए यहाँ पे कि इस तरह से ही आपको एनर्जी निकालना होता है स्प्रिंग का। ठीक इसी तरह से स्प्रिंग की जगह पे अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलास्टिक स्ट्रेच स्ट्रिंग आ जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे सर? अगर सपोज कर लीजिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक सपोर्ट में अब स्प्रिंग की जगह पे एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग। सपोज ये स्ट्रिंग का इनिशियल लेंथ है, ये स्ट्रिंग का इनिशियल लेंथ है, इसका नाम हम दिखा रहे हैं कैपिटल एल, लेंथ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे? कैपिटल एल। अब आपने क्या किया? इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके बाहर से एक डिस्टोरिंग क्या नाम है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा करके इसके लेंथ को खींच दिया, थोड़ा चेंज कर दिया, और चेंज करके इसको लेंथ इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया? अब यहाँ से आप यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए। मान लीजिए कितना इंक्रीज किया? एक्स। बहुत लोग डेल एल बोलता है, बहुत लोग एक्स बोलता है, जो बोलना है बोलो। तो चलो इसको तुम डेल एल या जो भी बोलना है बोलो, डेल एल। ये हो गया। अब प्रूफ करना है इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो पहला तो फॉर्मूला साफ दिखा, स्प्रिंग का फॉर्मूला लेगा ये, एकदम स्प्रिंग का एक्जैक्टली सेम फॉर्मूला। स्प्रिंग का फॉर्मूला क्या था? स्प्रिंग का फॉर्मूला था कि एनर्जी स्टोर, आप खींच रहे हैं तो एनर्जी स्टोर होगा, क्योंकि आप खींचेंगे आपका एनर्जी खर्च होगा, इसमें स्टोर हो जाएगा। वो स्प्रिंग, इसका वर्क डन नेगेटिव होगा, एनर्जी पॉजिटिव होगा, तो एनर्जी स्टोर हाफ जो भी इस मटेरियल का के है, के कांस्टेंट, और जितना इलॉन्गेशन हुआ है डेल एल स्क्वायर, डेल एल स्क्वायर। लेकिन स्ट्रिंग वाले केस में, स्प्रिंग वाले केस में तो के देता है, लेकिन स्ट्रिंग वाले केस में के दे के नहीं, यंग मॉडुलस देता है। क्या देता है? यंग। किसका? यंग मॉडुलस वाई है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसके लिए क्या होगा कि हमको इसको यंग मॉडुलस के टर्म में सॉल्व करना होगा। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, फोर्स बाय क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ, मतलब कि डेल एल बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऊपर चला जाएगा एल, है ना। तो यहाँ से आप गौर कीजिए, और यहाँ से के निकल सकता है ना। कैसे के निकल सकता है? पहले आप फोर्स निकालिए फोर्स। फोर्स क्या आएगा? फोर्स इज इक्वल टू वाई ए डेल एल बाई एल, होगा ना। ये याद कीजिए, स्प्रिंग में मैंने पढ़ाया था कि फोर्स के एक्स होता है, तो इसके अंदर भी जो रिस्टोरिंग फोर्स आया होगा, जो इसको पीछे खींच रहा होगा, जो पीछे खींच रहा होगा रिस्टोरिंग फोर्स, वो क्या होगा? के एक्स। क्योंकि आपने ये जो फोर्स डाला ये बाहर का फोर्स है, बाहर का फोर्स और अंदर के फोर्स का वैल्यू तो सेम ही होता है, सिर्फ डायरेक्शन वाइज अलग होता है। ठीक है, तो ये फोर्स बाहर का है तो अंदर का फोर्स भी यही होगा। क्योंकि अंदर का फोर्स रिस्टोरिंग है, तो रिस्टोरिंग में आपको इलॉन्गेशन को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होता है, ये ना सीखे। तो देखते हैं डेल एल को छोड़ के बाकी कांस्टेंट है कि नहीं है। तो सर इसका एरिया कांस्टेंट, इसका मटेरियल का जो भी यंग मॉडुलस होगा, एक मटेरियल का अपना मटेरियल का अलग अलग होता है, वो कांस्टेंट। इसका लेंथ भी जो ओरिजिनल लेंथ इनिशियली था वो तो एल ही है, चेंज इन लेंथ हो, लेकिन ओरिजिनल लेंथ तो हमेशा क्या बोलेंगे? एल ही था उतने। आपका लेंथ चेंज जितना भी हो, आप क्या बोलेंगे? आपका बर्थ डेट फिक्स है, आपका एज बढ़ते जा रहा है, बर्थ डेट तो फिक्स है, इनिशियल वैल्यू तो फिक्स होता है कि इतना था इनिशियली। ओ सर, इसका मतलब कि वाई ए बाई एल जो टर्म है स्ट्रिंग के अंदर, यंग मॉडुलस एरिया और बाय लेंथ का टर्म जो है वो स्प्रिंग के जैसा है। मतलब कि इसका अगर पूछेगा कि इसका मटेरियल कांस्टेंट क्या है, तो के इज इक्वल टू वाई ए बाई एल। तो इसमें हम लोग फाइनली सक्सेसफुल हो गए हैं ये निकालने में कि इस मटेरियल का मटेरियल कांस्टेंट, जिसको बहुत लोग एसएचएम कांस्टेंट, बहुत लोग ऑक्सीडेशन कांस्टेंट बोलता है, के इक्वल टू क्या आ गया? वाई ए बाई एल। अब इससे मेरे को बेनिफिट ये होगा कि इस के की जगह पुट कर देंगे, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर करने का एक पहला फॉर्मूला, अगर इसका के दे दिए तो फिर डायरेक्ट डाल दो, डेल एल स्क्वायर करके हो गया, आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया एनर्जी स्टोर करने का? टोटल एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू हाफ, वेयर के की जगह पे आप वाई ए बाई एल यूज करेंगे, और ये चेंज इन लेंथ का स्क्वायर, ये तब यूज करेंगे सेकेंड वाला जब यंग मॉडुलस दिया होगा, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है? थोड़ा घुमाव फिराव करके कुछ फॉर्मूला को अपडेट कर दिया जाता है। कैसे अपडेट किया जाता है? देखिए इस चीज को। अगर मान लीजिए, फिलहाल मैं इसको फॉर्मूला को पहले कवर कर देता हूँ कि ये फॉर्मूला रेडी हो गया है, इसको आप डायरेक्ट यूज कीजिएगा। ये फॉर्मूला रेडी हो गया, ये फॉर्मूला रेडी हो गया। अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ चीज ऐसा दिखेगा कि एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू हाफ वाई ए बाई ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाई, है ना, सॉरी चेंज इन लेंथ का स्क्वायर, सॉरी चेंज इन लेंथ का स्क्वायर।
अगर इस पूरे इक्वेशन को अपने मन से इनिशियल लेंथ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो इस इक्वेशन बैलेंस दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा सर। फायदा ये होगा कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 वाई ए, ये इसको एल यहाँ ले आओ, एल यहाँ ले आओ, और ये देखो डेल एल का होल स्क्वायर और कैपिटल एल का होल स्क्वायर, सिंपली लिख सकते हैं डेल एल बाई कैपिटल एल का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। देखो एकदम बैलेंस इक्वेशन है, हाफ वाई ए और एल इधर कर लो, ये एल स्क्वायर कर दो, आ गया। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन, और यहाँ स्ट्रेन का स्क्वायर, और एरिया और लेंथ इज कॉल्ड इनिशियल वॉल्यूम। इस मटेरियल का अगर एरिया ए है और लेंथ एल है तो ये क्या होगा, इनिशियल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना है। तो अब ये जो तीसरा फॉर्मूला ड्राइव हो रहा है सर एनर्जी का, वो इस नए फॉर्म में क्या हो रहा है, 1/2 इंटू, इसको लिख सकते हो स्ट्रेन का स्क्वायर, सॉरी पहले गामा लिख लो, गामा इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू टोटल वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर, वॉल्यूम ऑफ वायर या जो भी ऑब्जेक्ट है, रोप, जो भी वायर रोप, जो भी वॉल्यूम, ये मल्टीप्लाई फॉर्मूला आ गया। कब यूज करेंगे, जब स्ट्रेन दिया होगा और वॉल्यूम ऑफ वायर दिया होगा तब एनर्जी निकालने के लिए ये यूज करेंगे। सिर्फ यंग मॉडल्स दिया होगा, स्ट्रेन वगैरह नहीं दिया होगा तो ये यूज कर लेंगे, अगर के दे दिया होगा तो ये यूज कर लेंगे। अब इसके बाद तीसरा फॉर्मूला के बाद और इसको थोड़ा अरेंज करके थोड़ा और अच्छा बनाता है, एक और नया टर्म लाता है, वो क्या आता है वो भी देख लेते हैं। तो थोड़ा इसको आगे और सॉल्व करते हैं बच्चा, ईजी है बहुत, आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या हुआ कि हम लोग पहले से जानते हैं कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा, स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस। ओके सर, इसमें से एक स्ट्रेन और यंग मॉडुलस, एक स्क्वायर है ना, एक ले लो, एक को छोड़ दो, स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। ओह सर, अब तो नया फॉर्मूला आ गया एनर्जी का। हाँ, ये कब यूज करेंगे, जब स्ट्रेस दिया होगा। तो हाफ इंटू यंग मॉडुलस और स्ट्रेन एक मिला क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया इंटू एक स्ट्रेन बच गया, स्ट्रेन हो गया, और इंटू वॉल्यूम बच गया मटेरियल का या फिर वायर का, वॉल्यूम ऑफ वायर। तो ये भी एक नया फॉर्मूला हो गया। ये कब यूज करेंगे, जब आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन और वॉल्यूम तीनों दिया होगा, अदरवाइज ये यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये तीनों, ये चौथा फॉर्मूला हो गया। अब पांचवा एक चीज क्या पूछ देता है इसके अंदर में, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी है पूरे वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, 1 मीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, इसको पर यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा। क्लियर ना। तो इसके लिए क्या होता है सर, पांचवा टॉपिक आता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पेस है, ज़्यादा जगह नहीं है। पांचवा नंबर, एनर्जी को यू लिख रहे थे, और ये जो पूरा वॉल्यूम ऑफ वायर था उसको नीचे ले जाओ, नीचे, तो यू बाई वी वॉल्यूम। चलो इसको वॉल्यूम को थोड़ा वी से दिखा दिया, वॉल्यूम क्या बच गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ये एग्जाम में प्रूव करने आता है। प्रूव दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन अ वायर या इलास्टिक वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके सर, ये हो गया एक नया फॉर्मूला, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये पांचवा फॉर्मूला यह हो गया। और एक छठा फॉर्मूला मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं, डेंसिटी का नहीं, एनर्जी का ही। जहां पे ये नहीं लिखा था मैंने वहीं पे लिख रहा हूं, क्यों, काम आ जाता है सर बहुत जगह पे ना, सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सर वो। अब देखो, मेरे को पहले से पता है के और चेंज इन लेंथ क्या होता है, फोर्स होता है, क्योंकि अब तक एनर्जी के फॉर्मूला में फोर्स से कहीं पे नहीं आ रहा। देखो फोर्स कहीं आ रहा, कहीं नहीं। बाई चांस फोर्स दिया हुआ है अगर और एनर्जी पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, के और एक्स देगा तो निकाल लेंगे, फोर्स देगा तो यहाँ पे के कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट और इलोंगेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ से इलोंगेशन एक है, दो है, तो एक ले लो, इलोंगेशन इंटू के इज कॉल्ड फोर्स, तो लिखेंगे फोर्स, और एक इलोंगेशन बच गया तो डेल एल का वैल्यू, सिंपल डेल एल का वैल्यू, सिंपल जो भी चेंज लें तो उसका वैल्यू। क्लियर ना। तो सर आज के बाद एनर्जी का निकालने का इतना सारा फॉर्मूला है, जो भी एग्जाम में देगा कोई भी एक जो समझना पड़ेगा कौन सा यहाँ पे सेटिस्फाइड होगा उसको डालना, आंसर निकाल लेना, गिवन डेटा के अकॉर्डिंग काम करेगा। फोर्स दिया है, एलोंगेशन दिया है तो हाफ एफ एल, के दिया है मटेरियल और एलोंगेशन दिया है तो ये फॉर्मूला, यंग मॉडुलस एरिया वगैरह दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला। ठीक है ना। अगर स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन ऐसे करके कर रहा है तो देखो यहाँ पे यंग मॉडुलस स्ट्रेन के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, स्ट्रेस इंटू के टर्म में, फिर ये क्या होगा, सिर्फ स्ट्रेस, ये तो खैर एक अलग टॉपिक है, ये एनर्जी डेंसिटी है, बाकी सब टोटल एनर्जी है। यू टोटल एनर्जी, यू टोटल एनर्जी, यू टोटल एनर्जी, यू टोटल एनर्जी, ये सिर्फ एक टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी है, बाकी सब टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो ये यहाँ पे आप लोगों का टॉपिक टोटली कंप्लीट हो गया।
अब कुछ एक जो क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं। बड़ा आसानी क्वेश्चन यहाँ से आता है, इजी में बन जाता है। रेड से मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है। 4-5 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते वक्त मैं सॉल्यूशंस को येलो कलर से यूज़ कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 1 का जो सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए। क्वेश्चन पहले अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन ऑफ एरिया ऑफ वायर ऑफ लेंथ इतना 2 मीटर लेंथ है और एरिया कितना है क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मतलब कि बोल सकते हो लेंथ दिया हुआ है, इनिशियल लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर देखो सब कुछ एसआई में दिख रहा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लेना अच्छा होता है। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में करते हैं तो पहले सेंटीमीटर से मीटर करने 100 डिवाइड, फिर स्क्वायर तो फर्दर 100 डिवाइड, तो 1 × 10 का पावर हो जाएगा 4 है ना, क्योंकि 100/100 10 का पावर 4 ऊपर चला गया -4 मीटर स्क्वायर। सर ये अब ये सब नहीं आएगा तो फिर मसला हो जाएगा। अब वेट ऑफ 5 kg उसमें हैंग कर, उसमें लटका दिए, इज सस्पेंड फ्रॉम द वायर। उसके साथ एक वेट ब्लॉक का लटका रहे जो 5 kg का है। कितना kg का है? 5 kg का वेट लटका दिए, हैंग कर दिए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्ट्रेस कितना होगा? क्वेश्चन का जो मीनिंग है उसको आप समझ गए। ये सपोज कर लीजिए कोई भी सेलिंग के थ्रू कोई एक वायर है जिसका ओरिजिनल लेंथ पता है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, उसके साथ आपने एक ब्लॉक को हैंग कर दिया है जिसका मास आपको पता है 5 kg। ठीक है, अब इस ब्लॉक का जो वेट नीचे होगा mg, ये हो गया एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, इसकी वजह से इसका लेंथ बढ़ेगा, खींचेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? अप्लाइड फोर्स का अपोजिट फोर्स। तो जितना अप्लाइड फोर्स लाएंगे अपोजिट फोर्स भी उतना ही होगा। तो स्ट्रेस क्या लिखेंगे सर? स्ट्रेस होगा पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रेस इंटरनल फोर्स जो अंदर से पैदा हो रहा है वो एक्सटर्नल के बराबर होगा, तो mg के बराबर होगा। mg बाई एरिया, एरिया कितना दिया हुआ सर इसका 10 का पावर -4। mg मास कितना है 5 kg, g कितना 10, 50 कर लो, ये ऊपर चलाएगा 10 का पावर 4 हो जाएगा। स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स बाय एरिया। हो गया आगे आंसर। स्ट्रेन करना है सर, स्ट्रेन करना है। ओके सर करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है सर? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो देख भाई यहाँ पे तो कोई लेंथ इनिशियल तो दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ का कोई कंसेप्ट ही नहीं पता चल रहा, दिया ही वही नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज मामला दिया हुआ है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है मेरे को कि यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल गिवन है, यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल गिवन है, यंग मॉडुलस गिवन है आपको, स्ट्रेस आप निकाल चुके हैं और स्ट्रेन पूछ रहा है। हालांकि स्ट्रेन निकालने का चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ का फॉर्मूला है, ओरिजिनल लेंथ तो दिया हुआ है यहाँ पे, चेंज इन लेंथ नहीं पता है, आप चेंज कितना हो पता ही नहीं है, निकालना पड़ेगा उसको। तो एक काम कर देना, क्यों उसमें जाया जाए, स्ट्रेन आपको निकालना है और आपको स्ट्रेस पता है और यंग मॉडुलस पता है, तो मेरे को फॉर्मूला नहीं है यार क्या, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है ना सर, होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से आप स्ट्रेन नहीं निकाल सकते हैं क्या? स्ट्रेन क्या निकलेगा सर यहाँ से? सर यहाँ से स्ट्रेन निकलेगा, स्ट्रेन का जो इक्वेशन आएगा, ओके एक मिनट थोड़ा देख लो, स्ट्रेन जो आएगा सर, स्ट्रेन वो आएगा स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस, स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस। सर स्ट्रेस आपने अभी निकाला 50 × 10 का पावर 4 और यंग मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई 1 × 10 का पावर 10, 10 का पावर 10 सर, 10 का पावर 10 ऊपर जाएगा तो -10 तो बच जाएगा पावर -6, क्या बच जाएगा -6। हाँ ठीक है आ गया तो आ गया 50 × 10 का पावर -6। चूंकि यहाँ 5 में लिखा है तो 5 से क्या हो जाएगा, एक पावर उसमें आप दे देंगे, 10 का एक पावर देंगे तो कम हो जाएगा, 5 × 10 का पावर -5। स्ट्रेन लेंथ का चेंज इन लेंथ का रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है सर, आप इसका यूनिट लिखेंगे तो फंस जाएंगे। स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, हालांकि स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस से ठीक है, डेफिनेशन वाइज आप जानते हैं ये क्या चीज था, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ था, तो ये सेम वैल्यू का रेशियो है, तो इसका यूनिट नहीं होता है। इलोंगेशन इन द लेंथ ऑफ द वायर, अब पूछे अब बताओ इलोंगेशन वायर क्या होगा, तो इलोंगेशन आप पहले निकाल दे तो स्ट्रेन बाद में निकलता, और स्ट्रेन आप निकाल चुके तो अब आपका इलोंगेशन निकल जाएगा, क्योंकि मेरे को पहले से पता है कि स्ट्रेन चेंज इन लेंथ, क्योंकि स्ट्रेन पता चल गया हम लोग को ना, स्ट्रेन पता चल गया। स्ट्रेन क्या होता है सर? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ पता है आपको, स्ट्रेन भी पता है, तो क्या इलोंगेशन आप नहीं फाइंड कर सकते? तो देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो यहाँ पे दिमाग में बैठा आपका कि स्ट्रेन निकालने का जरूरत नहीं है कि हमको हमेशा del L by L ही हो, स्ट्रेन को आप यंग मॉडुलस और स्ट्रेन बाकी जो कंसेप्ट जहाँ जहाँ स्ट्रेन आ रहा है वहाँ कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ से हम लोग निकाल लिए स्ट्रेन को यूज़ करके, तो del L का फॉर्म वैल्यू क्या होगा सर? L इंटू स्ट्रेन, L इंटू स्ट्रेन, सही है। L क्या दिया होता है देखिए आप अच्छे से, 2 मीटर इनिशियली गिवन था। स्ट्रेन हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया? स्ट्रेन कैलकुलेट किया सर यहाँ पे 5 × 10 का पावर -5, तो ये सॉल्व करेंगे तो 5 × 10 मतलब 10 का पावर -4 हो जाएगा, ये मीटर में आ जाएगा लेंथ, इतना लेंथ जो हुआ है वो चेंज हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका आंसर भी बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है, सही बनेगा तो मैच होगा ही, वो कहीं जाने वाला नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? ऑन टेकिंग अ सॉलिड बॉल ऑफ रबर फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम ऑफ अ लेक 200 मीटर डेप्थ,
एक रबड़ बॉल को कोई डुबा रहा है अंदर, डुबाते चले जा रहे हैं। सॉल्यूशन ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्या है सर? ऑन टेकिंग अ सॉलिड बॉल ऑफ रबर फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम। सरफेस को पहले ड्रॉ करते हैं तो क्या डायग्राम देखने से क्या होता है ना, थोड़ा अच्छा फील होता है। ये सपोज सरफेस है और सरफेस से हम बॉल को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। बॉल को कोई बॉल सा चीज़ बना लो, चलो यहाँ पे बॉल को लाइट कलर दिखाते हैं। सरफेस से आप बॉल को कहाँ ले गए? नीचे की तरफ ले गए, नीचे ले गए 200 मीटर डेप्थ। कितना गहराई में गया आप? 200 मीटर के डेप्थ में चले गए, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज रिड्यूस्ड बाई, अब वो श्रिंक हो गया, बॉल सिकुड़ गया, क्योंकि अंदर जाने से ना प्रेशर बढ़ता है ना लिक्विड का। जितना आप अंदर जाएंगे लिक्विड ऊपर भारी हो जाएगा, उसके ऊपर आपके ऊपर जितना सामान रखा जाए वो उसका प्रेशर पड़ता है ना। तो अभी इसके ऊपर इतना बड़ा लिक्विड है, पहले ऊपर में बहुत कम, इसके ऊपर लिक्विड नहीं था तो प्रेशर कम था, अब बहुत है। अब बेचारा ये बॉल है ना श्रिंक कर गया, थोड़ा बॉल सपोज ये श्रिंक कर गया, छोटा हो गया, श्रिंक कर गया। क्या बता रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द बॉल रिड्यूस बाई 0.1%। 0.1% मतलब कि 100 में 0.1। तो अगर ओरिजिनल वॉल्यूम अगर 100 है तो फाइनल वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा? उसमें चेंज है ना, रिड्यूस बाई चेंज, घट गया। कितना से घटा? तो रिड्यूस बाई का मतलब होता है सर dv बाई v। एक मिनट रुकिए, dv बाई v चेंज हुआ कितना? 0.1। कितना में? 100 में। 100 में जो आता है वो परसेंटेज होता है ना। तो अगर आप इसको परसेंटेज लिखोगे तो फिर वापस ये 100 कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.1%, है ना। लेकिन आप इसको अगर, चूंकि हम लोग के पास जो कंसेप्ट है स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, तो कोशिश करना चाहिए कि अपने स्ट्रेन के टर्म को लेके रखा जाए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने आसानी हो। तो इसलिए मैं इस टर्म को ऐसे ले रहा हूँ मैं कि इसका बोलने का मतलब कि स्ट्रेन दिया हुआ है 0.1/100। सर 100 ऊपर जाएगा 10⁻², फिर एक चढ़ जाएगा उस पर, है ना, क्योंकि वो भी तो 0.1 है ना। तो क्या आ जाएगा? 10⁻3। क्या हो जाएगा? 10⁻3। तो ये आएगा 0.1 × 10⁻², ठीक है ना। आप अगर इसको 1 करना चाहते हैं तो इंटू 10 करेंगे, फिर 10 से डिवाइड करेंगे, तो इंटू 10 ऊपर करेंगे, इंटू 10 नीचे करेंगे, तो ये 10 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन ये 10⁻3 चला जाएगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे 10⁻3। स्ट्रेन दिया हुआ है सर आपको, क्या चीज़ का? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन दिया हुआ है। ओके चलिए, इसका मतलब कि 0.1% कहीं ना कहीं से आ रहा है। 100 में कितना बदला हुआ है? 0.1। सही है सर। द डेंसिटी ऑफ द वाटर ऑफ द लेक इज गिवन 1। डेंसिटी ऑफ वाटर जनरली यही होता है, तो वाटर का डेंसिटी भी दिया हुआ है। लेक का डेंसिटी जनरल हालांकि ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें सी वाटर, लेक वाटर का थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें सॉल्ट वगैरह होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे 1 माना है, 10⁻3 kg/m क्यों माना है, तो आप मानिए, और नहीं भी दिया हो तो यही मान के करना होता है हम लोगों को, ठीक है। क्या डेंसिटी दिया हुआ? 10⁻3 kg/m³ दिया हुआ है सर यहाँ पे। चलिए ये हम काम कर लिए, अच्छा बात है। फाइंड द बल्क मॉडुलस ऑफ द रबर। क्या होगा जी? ग्रेविटी तो हमेशा इन्होंने, बल्क मॉडुलस सवाल हो गया सर यहाँ पे। बल्क मॉडुलस अब देखते ही लगेगा यार क्या पता क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, बल्क मॉडुलस कैसे निकालेंगे हम लोग। तो बहुत टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि आपको अपना फोकस रखना है अपने फॉर्मूला के ऊपर कि बल्क मॉडुलस फॉर्मूला में क्या सीखे थे हम लोग। सीखे थे बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस, फिर स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर कैसा प्रेशर? जो बाहर से लग रहा है, जो उसके वॉल्यूम को चेंज कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने यहाँ माइनस साइन हटाया है, यहाँ पे माइनस होता है यहाँ पे, आप लोगों को पता है, लेकिन जस्ट मैंने हटाया, मैंने सिर्फ वैल्यू निकालना है। हम लोग क्या निकालेंगे? सिर्फ वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर आप जैसे से नीचे जाते हैं, प्रेशर ये तो क्लास 9 में पढ़े थे हम लोग। क्या आप जब नीचे चले गए होंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा वो क्या होगा? H-ρ(g) नहीं होगा क्या? इस लिक्विड का प्रेशर क्या होता है? H-ρ(g). अच्छा सर आप ये समझ गए इशारा कि क्वेश्चन में H क्यों दिया हुआ था ना। अच्छा H इसलिए दिया होता है, H-ρ(g) ताकि प्रेशर निकल जाए। एक्चुअली प्रेशर इज कॉल्ड स्ट्रेस। जितना बाहर से प्रेशर लगे, स्ट्रेस अंदर से उतना ही लगेगा, तो स्ट्रेस भी। तो प्रेशर H-ρ(g) के बराबर है। चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम का वैल्यू को दिया हुआ है यहाँ पे 10⁻3। हाइट कितना है सर? हाइट डालिए 200 मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻3, ग्रेविटी 10⁻3। कुछ भी बाकी रह गया क्या? 10⁻3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10+3 6 हो जाएगा, और फिर पावर 6 में 3 9 हो जाएगा। तो 2 × 10⁻9 दिख गया आंसर, दिख ही रहा है यहाँ से 2 × 10⁻9 आ गया। बल्क मॉडुलस का यूनिट जो होता है वो स्ट्रेस के बराबर होता है, क्योंकि स्ट्रेन का तो कुछ यूनिट होता नहीं है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? तो Nm/m²। ओके ना सर? कैसा लगा? इजी है। स्कोरिंग है सर, बोर्ड में कर जाइए, क्योंकि मैंने पहले भी लेक्चर में स्टार्टिंग बताया कैसे तो 4-5 मार्क्स, लेकिन एंड वाले पोर्शन में क्या होता है, पेपर स्कूल से बनता है तो मैक्सिमम चैप्टर से स्टार्टिंग में आ चुका है, एंड में इसको आना है, 2-3 क्वेश्चन मार देता है। अगर 3 क्वेश्चन मार तो 12 नंबर 10 नंबर 8-10 नंबर तक रेंज में चला जाता है ये, ठीक है ना।
तो इसको करके जाइए, अच्छा स्कोरिंग है। जो बच्चा नहीं पढ़ा है लास्ट टाइम में भी इसको पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकता है, अपने बाप माँ का नाम रोशन कर सकता है, वो भी लास्ट टाइम में पढ़ के तीन महीना या एक महीना, या फिर जो लोग कुछ लोग होता है कि एक दिन ही लास्ट में पढ़ता है, तो बाप माँ का नाम रोशन होता है तो अच्छा लगता है ना। आप लोग जो चाहते नहीं कि बाप माँ का नाम रोशन हो। फिलहाल छोड़िए इन सब बातों को, टॉपिक पे आते हैं। अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर हैज इट्स अपर फेस डिस्प्लेस्ड बाय 0.2 सेंटीमीटर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है, चटपटा है, इजी है बहुत, क्योंकि जितना हिसाब से बताया गया ना सर आप लोगों को, अब तो ये इजी लगना है। सॉल्यूशन किसका सर? 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्यूब का साइड दिया हुआ है, तो ये सपोज मैंने एक क्यूब बना दिया, फटाफट एक शेप में क्यूब ले लेते हैं भाई इसको, चलो ये ले क्यूब है तो सब साइड सेम होगा, तो ये साइड कितना हो जाएगा, मैंने इसको एल माना था, और जब ये वापस थोड़ा सा शेयर हो गया था तो याद होगा आप लोगों को मैंने शेयर करते हुए क्या किया था, ये लेंथ को हल्का इधर, ये लेंथ को हल्का इधर, ये लेंथ को इधर, ये लेंथ को इधर किया था, है ना, और इसको मैंने मिला दिया था, ऐसे मिला दिया था, इतना शेयर हुआ, ठीक है। तो ये जो लेंथ शेयर डिस्प्लेस बाय 0.2 सेंटीमीटर, कितना से घसक रहा है, मतलब कि डेल एल कितना हो रहा है 0.2 सेंटीमीटर। आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो 10⁻² हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा, क्योंकि SI में देना है सारा वैल्यू हम लोग को। तो 0.2 डिवाइड बाई 100 तो 10⁻² मीटर हो गया। जिसको करने के लिए फोर्स इस पर कितना लगाया, टेंजेंशियल फोर्स लगाया गया 8 न्यूटन। तो फोर्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है सर, 8 न्यूटन दिया हुआ है। चेंज लेंथ कितना है सर, 0.2 10⁻²। आप सिंपल लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ ओके सर, मीटर में। आगे दिया हुआ है कैलकुलेट द शेयरिंग स्ट्रेन, थीटा का बात चला, शेयरिंग स्ट्रेन थीटा पूछ रहा है कि निकालिए, जिसका वैल्यू होता है डेल एल बाई एल, मैंने सिखाया था आपको। डेल एल क्या दिया हुआ है 2 × 10⁻³ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ मतलब ये वाला लेंथ, यहाँ कितना था 5 सेंटीमीटर। ओहो 5 सेंटीमीटर साइड, ये साइड 5 है ना, सभी साइड 5 होगा, तो 5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा ये वैल्यू 5 चौका 20.4 ना, 0.4, और ये आ गया 10⁻⁻1 है कि नहीं, क्योंकि पावर 2 आएगा, फिर एक चला जाएगा तो 4 × 10⁻², तो आ गया ना। ये तो 0.04 लिखा है, तो उसके टर्म में लिख लेते हैं, तो फिर से 100 से डिवाइड कर दो तो 0.04 आ गया सर, निकल गया सर स्ट्रेन। अच्छा आगे क्या पूछा है, शेयरिंग स्ट्रेस निकालो। शेयरिंग स्ट्रेस यहाँ टेंजेंशियल है, फोर्स बाय एरिया, ये वाला एरिया जो जिस एरिया पे आप लगा रहे थे, इस एरिया पे, ये यही था ना पहले एरिया, यही था ना, ये था, तो L × L एरिया तो ये होगा ना, L × L, और फोर्स जो आप लगा रहे थे यहाँ से। ओके सर, ईजी है, बड़ा मजेदार है। तो सर स्ट्रेस, ये कौन सा स्ट्रेस है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयरिंग स्ट्रेस, क्योंकि टेंजेंट लग रहा है, नॉर्मली नहीं लग रहा है। ओके सर, आ गया ये। फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8, बाई एरिया क्या हो जाएगा साइड × साइड, कितना साइड, ओरिजिनल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5/100 ओके, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 20 × 20 × 8, 2 दूना 4, 8 32 का पावर 2 0, ये आ गया तुम्हारा स्ट्रेस का वैल्यू Nm/m²। आंसर मैच किया, बिल्कुल सर किया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कोई भी मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, चूंकि शेयरिंग में इसका नाम है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। लेंथ में नाम था, लॉन्गिट्यूडनल में नाम था यंग मॉडुलस, वॉल्यूम में नाम था बल्क मॉडुलस। चूंकि शेयरिंग में है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, शेयरिंग मॉडुलस, है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा। स्ट्रेस बाय स्ट्रेस आपने क्या निकाला 3200, बाय स्ट्रेन आपने क्या निकाला 0.04। ओके ना, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 × 10⁻⁴ Nm/m²। मैंने इसको चेक नहीं किया, कैलकुलेट आप कीजिएगा आराम से, 4 × 32 2 और हाँ ठीक है 8 × 10⁴। ठीक है आ गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन, ट्रिकी है, थोड़ा सा हटके है, यूनिक है, तो देखने में मजा आएगा। करते हैं इसको, किया जाए। तो अभी सर क्या हो रहा है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छा से। अ रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, देख भाई एग्जाम का टाइम है, घबराहट से कुछ नहीं होगा, जिस चीज़ को करो कंफर्म कर दो, इस यहाँ से 8 मार्क्स तो पक्का, अगर यहाँ से आगे तो 4 मार्क्स तो पक्का। हर बार ये पढ़ रहे, हर बार वो पढ़ रहे, कुछ याद नहीं रहेगा। शांति से खाना खाओ, अच्छा से पानी पियो, रिलैक्स रहो, और जो चीज़ को पढ़ो कंसंट्रेट होके कि भाई हमको 25 ही लाना है, हमको 30 ही लाना है, हमको 40 ही लाना है। इन हड़बड़ा के चक्कर में फिजिक्स से सर जान ले लेता है। होता है साल भर आप नहीं पढ़े होंगे, जो बच्चे साल भर पढ़े उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसको ऑल ओवर कंसेप्ट दिमाग के अंदर में, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस भी है, वो साल भर पढ़ा है, तो चीज़ों को कहीं ना कहीं उसको कोऑर्डिनेट कर लेगा।
ठीक है, जिसका कुछ भी नहीं किया वो सही से, उसके लिए मेनली रिलैक्स होके जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको अच्छा से देख लो। देखिए ये सब चैप्टर लास्ट में फ्लूइड से, इलास्टिसिटी से, वेव, एसएचएम, ग्रेविटेशन, थर्मल फिजिक्स, मैक्सिमम क्वेश्चन से बड़ा पड़ेगा, सिर्फ इतना ही पढ़ लो, आराम से नंबर आ जाएगा, आराम से 70। अगर प्रैक्टिकल वेक्टर ले लेंगे तो आप 70 नंबर प्लस हो जाएंगे, आप भी खुश, आपके घर वाले भी खुश। आइए, हालांकि सब तो मार्क्स के लिए जी रहे दुनिया में, तो आप भी मार्क्स के लिए जी रहे होंगे, तो कोई गलत नहीं है, चलो जीने का अधिकार सबको है, जी लीजिए आप लोग भी अपनी ज़िंदगी। चलिए आगे करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। किसका सर? क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन 4 का क्या है सर? रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, कोई रॉड है, ये देखो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ये वाला एरिया ए है, कितना है उसको रेड से करते हैं सर, एरिया ए है, ये एरिया ए है, सामने से ए, लेकिन उसको लाइन से दिखाया है, ठीक है, ऐसे दिख रहे ना, तो ऐसे लाइन दिख रहा है, और उसके ऊपर फोर्स लगा है, यहाँ से देखो फोर्स एफ लगा है, जैसा कि उस फिगर में दिखाया है। अ प्लेन पी क्यू इन साइड द रॉड इज एट एंगल थीटा, और उसके अंदर एक प्लेन है, ठीक है ना, अ प्लेन पी क्यू, ये पी क्यू ये वाला इज एट एन एंगल ऑफ थीटा, कैसे रखा है? वर्टिकल थीटा एंगल बना करके, विद वर्टिकल दे दिया। फाइंड द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन दिस प्लेन, तो बताओ प्लेन के ऊपर कितना, फाइंड द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, वर्ड को गौर कीजिए, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। पहले आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, या फिर सिंपली स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज कॉल्ड फोर्स बाय एरिया। नॉर्मल स्ट्रेस में परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया, टेंजेंशियल स्ट्रेस में पैरेलल फोर्स बाय एरिया। लेकिन इस रॉड पे नहीं, इस वाले सरफेस पे। अब आप फोर्स ऐसे लगा रहे हैं इसके अंदर, तो इस प्लेन के, ये प्लेन थोड़ा तिरछा रखा हुआ है, तो इस प्लेन के ऊपर गौर कीजिए सर, ये जो प्लेन है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, ये प्लेन है जो ये वाला, ये प्लेन जो है, इसके ऊपर आपने फोर्स, चूंकि आप धक्का इधर मार रहे हैं तो उस पर भी फोर्स इधर लग रहा है ना, उस पर भी जो फोर्स इधर ही लग रहा है। सपोज मैं कलर चेंज करता हूँ, तो इस पर मैं कलर चेंज करता हूँ, इस पर फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स आपको क्या करना है? स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस का क्या तरीका है? स्ट्रेस का तरीका है कि आप जिस भी एरिया पे निकालिए, पहले हम नॉर्मल स्ट्रेस निकालिए, उतना कंफ्यूजन नहीं, दिमाग मत पागल कीजिए। नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? फोर्स, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, बाय एरिया। ओके, जिस पे लगा रहे हो उस एरिया पे। अभी ये एरिया ए है सर ये वाला एरिया ए है, ये वाला एरिया ए है, तो ये तो ए नहीं होगा ना, ये तो कुछ और ही होगा। चलो मान लेते हैं इसको ए डैश, ये ए डैश होगा, है ना। तो ए डैश मेरे को निकालना होगा क्योंकि इस वाले एरिया का तो ए ही है, और ये फोर्स एफ है, तो इस पर नॉर्मल फोर्स कौन आएगा? ये एफ कॉस थीटा आएगा ना। तो दो फोर्स आएगा, एक एफ कॉस और एक आएगा एफ साइन, है ना। तो इस एरिया पे एफ कॉस परपेंडिकुलर है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस बनाएगा, और ये टेंजेंशियल स्ट्रेस बनेगा, ये घसकाएगा। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस इससे आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस इससे आएगा। तो फोर्स बाय एरिया, फोर्स ये वाला, ये जो फोर्स बाय एरिया, ए डैश जब तक नहीं निकलेगा खेला सॉल्व नहीं होगा। अच्छा, ए डैश को आप इधर रिजॉल्व करो तो क्या आएगा? ए कॉस थीटा आएगा, ए डैश ए कॉस थीटा, ए डैश तो ये थीटा ए डैश कॉस थीटा, तो ये कितना होगा? ए डैश कॉस थीटा, जिसको हम लोग क्या मान के रखे हुए? ए। अच्छा, ये लॉजिक, ये तो हम लोग फिजिक्स में बहुत पढ़े हैं, वेक्टर में ही पढ़े थे। ए डैश को रिजॉल्व करो तो यहाँ आएगा ए डैश कॉस थीटा, तो ए डैश कॉस थीटा सर बराबर है ए के, तो ए डैश कितना होगा सर? ए बाई कॉस थीटा। निकल गया, क्या निकल गया? ये निकल गया ए डैश। तो चलिए नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं। फोर्स परपेंडिकुलर, इस एरिया पे परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है? एफ कॉस थीटा, है ना जी। बाई एरिया कौन सा है यहाँ पे? ए डैश, ए डैश का वैल्यू क्या आया? ए बाई कॉस थीटा, ऊपर चला गया, तो इस कॉस थीटा का सॉरी ए बाई कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा फोर्स बाई एरिया कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि गिवन टर्म में ये फोर्स दिया हुआ है और ये वाला एरिया दिया हुआ है, तो आंसर भी उसके टर्म में ही आना चाहिए। तो ए के टर्म में एफ बाई ए कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है इसके अंदर में? आप निकालिए टेंजेंशियल स्ट्रेस, है ना। हालांकि ये क्वेश्चन ए का ही है, एक के अंदर दो क्वेश्चन पूछा है, एक का पहला निकाल रहे हैं, एक का दूसरा निकाल रहे हैं। चलिए ना, टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस इफ पैरेलल बाय एरिया, जिस पे लग रहा है उसका एरिया, तो एरिया जिस पे लग रहा है ये वाला एरिया ए डैश है। अच्छा जी, तो एफ पैरेलल कितना है? एफ साइन थीटा, ओके, एफ साइन थीटा। एरिया कितना है? एरिया ए डैश ए बाई कॉस थीटा, ए बाई कॉस थीटा, ऊपर चला जाएगा तो फोर्स बाई एरिया साइन थीटा
कॉस थीटा, ये भी आंसर सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन जैसा कि यहाँ दिया हुआ है साइन 2 थीटा, उसके टर्म में लाने के लिए आप ऊपर 2 मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे 2 डिवाइड कर दीजिए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ओके सर, तो फोर्स बाई 2 इंटू एरिया साइन 2 थीटा, ये भी हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आंसर यहाँ पर, एक आंसर वहाँ पर। ठीक है अच्छे, नंबर इसमें देखते हैं नेक्स्ट बी में क्या पूछ रहा है। बी में पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो कि नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस विल बी मैक्सिमम। नॉर्मल स्ट्रेस आपने यहाँ निकाला, यहाँ पे ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस मैक्सिमम होगा। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, वो भी कब होता है, 0 पे। ओ इसका मतलब थीटा क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। थीटा जब 0 डालोगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और कितना होगा, मैक्सिमम होगा f/a। ओके ठीक, मैक्सिमम कितना होगा, f/a, क्योंकि कॉस का वैल्यू 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1, तो f/a। अच्छा जी, दूसरे में पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा मैक्सिमम, क्या इस वाले में, तो इसका वैल्यू कितना आया है, इसका वैल्यू आया है f/2a। साइन का वैल्यू जब मैक्सिमम होगा, साइन का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम 1, कब होता है, 90। ओ 90, साइन 91, साइन 91। तो यहाँ 1 तभी आएगा मैक्सिमम वैल्यू जब ये पूरा वैल्यू 90 होगा, साइन 91, मतलब कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90, देखो थीटा इज इक्वल टू 90/2, देखो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। कितना होगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए सर, 1 पुट कीजिएगा तो आएगा f/, क्योंकि थीटा 45 पुट कीजिए, 45 इंटू 90 साइन 91, f/2a। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस f/a हो सकता है, और टेंजेंशियल स्ट्रेस मैक्सिमम f/2a ही हो सकता है। देखो रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेशियो ऑफ मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस टू दी टेंसाइल स्ट्रेस, या फिर शेयरिंग स्ट्रेस हाफ होगा, 1:2 है ना, मतलब कि 1/2 वो आधा है। तो नॉर्मल स्ट्रेस ज़्यादा है, 2 गुना है, किसके मुकाबले, टेंजेंशियल स्ट्रेस। मैक्सिमम वाला जो देगा ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, लेकिन ये वैल्यू उसका हाफ है, ये उसका डबल है ना। तो ये चीज़ पूछ सकता तो पूछ देता, तो ये रेशियो निकाल लेते। तो ये स्ट्रेस कौन सा, नॉर्मल, ये स्ट्रेस कौन सा, लॉन्ग, इसका टेंजेंशियल, ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम। अब रेशियो पूछता तो होता 1:2, क्योंकि वो हाफ है, ठीक है ना। ओ हाफ है ना, मैं गलत लिख दिया, सॉरी, वो by2 है तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये डबल है ना, 2:1, 2:1। FSN नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, दोनों के मैक्सिमम का रेशियो 2:1। ठीक है चे, तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, कोई कॉपर वायर है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, इसका ओरिजिनल लेंथ क्या दिया हुआ है सर, 4 मीटर दिया हुआ है। इसको लिख लेते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग किसका, 5 का। क्या दिया हुआ है लेंथ, इनिशियल लेंथ 4 मीटर, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है इसका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस पुल्ड बाय ये फोर्स, उसको फोर्स लगा कर खींचना स्टार्ट किए, 4.8 न्यूटन, 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, 4.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इफ द यंग मॉडुलस भी दे दिया, कितना कुछ दे दिया, अब क्या बाकी रह गया, यंग मॉडुलस अब दे दिया कितना, 1.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन पहला क्या कैलकुलेट करना है इसमें, कैलकुलेट स्ट्रेस। ए नंबर क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना है, ये एरिया कितना है, कोई बड़ा बात है, सॉल्व करेंगे आ जाएगा आंसर। कितना आएगा स्ट्रेस, 4 इंटू 10⁻6। दूसरा क्या करना है सर, दूसरा पूछ रहा है बी स्ट्रेन। स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, क्योंकि इनिशियल लेंथ तो दिया है लेकिन चेंज इन लेंथ नहीं दिया है। वापस वही क्वेश्चन है, फिर से स्ट्रेन पूछा है, चेंज इन लेंथ नहीं दिया है, लेकिन एल पता है तुमको, अच्छा यंग मॉडुलस पता है और स्ट्रेस भी पता है, तो स्ट्रेन ही निकल जाएगा। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है, यंग मॉडुलस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है, यंग मॉडुलस, है ना। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस, है ना। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस। स्ट्रेस कितना निकाले आप, 4 इंटू 10⁻6। यंग मॉडुलस कितना दिया हुआ है, यंग मॉडुलस कहाँ है सर, 1.2 इंटू 10⁻11। सॉल्व करेंगे आ जाएगा यहाँ से स्ट्रेन 3.3 10⁻⁵, ठीक है।
क्लियर है? 3.3 टेन का पावर -5, 4 है वहाँ पे, ये 4 डिवाइड बाई स्ट्रेस का वैल्यू 4 है। इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, मैं कैलकुलेटर चेक कर लेता हूँ एक बार। बस कैलकुलेटर है, हो सकता है कभी कभार आंसर भी गलत दिया होता है। तो 4 डिवाइड बाई 1.2, हाँ ठीक ही आ रहा है, सही है, आ जाएगा आंसर, कर लीजिएगा। ये हो गया। नेक्स्ट सी क्या पूछे, इलॉन्गेशन। अगेन पहले भी इलॉन्गेशन, स्ट्रेन के बाद इलॉन्गेशन कैसे निकलता है? इलॉन्गेशन बड़ा आसान है, डेल एल बाई एल इज इक्वल टू स्ट्रेन, तो डेल एल इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन कितना है? स्ट्रेन का वैल्यू हम लोग निकालें यहाँ पे 3 इंटू 10 का पावर -5 इंटू ओरिजिनल लेंथ कितना है? ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ 4 मीटर, मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा आंसर 13.2 समथिंग -5 मीटर में। आगे क्या बोला? डी ऑल्सो कैलकुलेट करना है हम लोग को स्टोर्ड एनर्जी। अभी इसमें ये बोला नहीं पॉइंट वॉल्यूम या क्या, तो पूरे वॉल्यूम ही निकलेगा, पूरा एनर्जी। तो क्या क्या कैसे, बहुत सारा फॉर्मूला था। तो अभी देखो स्ट्रेस भी पता है, स्ट्रेन भी पता है, एरिया भी पता है, लेंथ भी पता है। सबसे आसान जो हो गया मेरे लिए, हाफ इंटू स्ट्रेस पता है, स्ट्रेन पता है, टोटल वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, एरिया पता है, लेंथ पता है, एरिया डालो, लेंथ डाल दो यहाँ पर, और स्ट्रेस डाल दो, स्ट्रेन यहाँ से डाल दो, निकाल लो, एनर्जी कितना आएगा? 0.3168 जूल। आगे पूछा एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? आपने जो एनर्जी निकाला उसके जगह वॉल्यूम यहाँ पर 1, मतलब कि जो भी वैल्यू आया 0.3168 जूल, ये पूरा में आया, तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। वॉल्यूम क्या? एरिया इंटू लेंथ, इससे डिवाइड कर दो। एरिया पता है, लेंथ पता है, बस हो गया, आ गया आंसर, यहाँ 66 जूल आ जाएगा। ईजी है सर, बहुत आसान, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, सबको करना चाहिए अच्छे से ये क्वेश्चन, ये चैप्टर। अब देखो आगे क्या है? आगे है सर, रेडियस ऑफ अ मेटालिक वायर इज 0.2 mm। रेडियस ऑफ अ मेटालिक वायर इज 0.2 mm। क्या रेडियस दिया हुआ है? 0.2 mm रेडियस दिया हुआ है। हाउ मच फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू इलोंगेट इट्स लेंथ बाई? लेंथ को कितना से चेंज करना है? 0.2%, मतलब कि 100 में कितना चेंज करेंगे? 0.2, तो 100 अगर लेंथ है उसमें बताओ कितना आएगा? तो फिर से डेल बाई दे दिया, मतलब फिर से स्ट्रेन दे दिया, यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है कितना? 9 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा हाउ मच फोर्स, फोर्स कैलकुलेट करना है, स्ट्रेन पता है, यंग मॉडुलस पता है, तो सर आप नहीं निकाल सकते हैं फोर्स, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, देयरफॉर F by A, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो फोर्स इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू A इनटू स्ट्रेन। यंग मॉडुलस कितना दिया हुआ है? 9 × 10⁻10। एरिया क्या चीज था ये? रेडियस ऑफ ए मेटालिक वायर। एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन, वायर का रेडियस दिया हुआ है, तो वायर का, जैसे ये वायर है, इसका रेडियस दिया हुआ है, तो इसका एरिया नहीं, πr², ओहो πr², r 0.2 mm मीटर में कन्वर्ट कर दो, 3 × 10⁻⁻ क्या हो जाएगा? 3 कर दो तो मीटर हो जाएगा, तो 0.2πr², तो 0.2 × 10⁻³ πr²। डेल एल बाई एल कितना आया था? डेल एल बाई एल यहाँ पे आया था 0.2/100, 0.2/100 हो गया। इसको सर मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा 22.6 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी, इतना आसान, अब इससे सस्ता और अच्छा और टिकाऊ क्या हो सकता है? पॉइजन रेशियो से देखिए क्वेश्चन आया, कि मैंने बताया था सबसे के क्वेश्चन कराएंगे हम, उसके बाद एक ये क्वेश्चन भी करना है हम लोग को। ये क्वेश्चन आप खुद ही करेंगे, एक मैं ये कर दूंगा, ये क्वेश्चन नहीं, ये नहीं, मैं ये कर दूंगा। ये क्वेश्चन कहाँ गया? 1% बड़े 0% भी चेंज था ना किसी का, ये क्वेश्चन भाग गया क्या? भाग गया 0% चेंज किधर है? हाँ, ये पॉइजन रेशियो वाले क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ, देखो क्या है पॉइजन रेशियो ऑफ ए सब्सटेंस सिग्मा। आपको सॉल्यूशन के अंदर सिग्मा दे दिया है कितना? 0.50 दे दिया है, पॉइजन रेशियो दिया हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया है, मतलब कि डेल एल बाई एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया है कितना? 2 × 10⁻³ ये दे दिया। पॉइजन रेशियो दे दिया लॉन्गिट्यूडनल, क्योंकि पॉइजन रेशियो क्या था? लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो था। ओके, फाइंड द लेटरल स्ट्रेन। कितना आसान, इससे आसान क्या?
पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला था पी एस, हमने लिखा था, यहाँ पे सिग्मा लिख रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल लेटरल स्ट्रेन, लेटरल जिसका फॉर्मूला था ऐसे था, लेटरल स्ट्रेन डेल डी बाई डी, ये नेगेटिव में था, डेल एल बाई एल। क्या बचा, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है लेटरल स्ट्रेन पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है लेटरल स्ट्रेन। तो क्या हो जाएगा, डेल डी बाई डी, माइनस सिर्फ डिक्रीज होने के लिए आया हुआ है, इंटू डेल एल बाई एल, ये दिया हुआ है 0.5, ये दिया हुआ है 2 × 10⁻³ है ना। सॉल्व करें तो आ जाएगा ये 10⁻³ कितना आ जाएगा, 10⁻³ निकल गया। ये कौन सा, लेटरल स्ट्रेन निकल गया। आगे क्या पूछा, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द रॉड, कितना परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज किया। अब ये क्वेश्चन ना यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशन वाले चैप्टर में जो एरर एनालिसिस उसका एप्लीकेशन है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा इजी मेथड में, कोई घबराहट ऐसे जब भी पूछेगा आप लोग ऐसे ही निकाल लेना। ये सपोज ये पहले था, है ना, देखिए इसका आंसर 0 है, पता है, क्योंकि आप जब खींचते हैं तो एरिया घटता है, लेंथ बढ़ता है। अब 1 लीटर दूध को तुम पाइप में डाल दो या एक बड़े टीन में डाल दो, बोया में डालोगे तो एरिया बड़ा होगा, लेंथ छोटा होगा, पाइप में डालोगे तो एरिया छोटा होगा, लेंथ बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, तो आंसर 0% आएगा। ये तो पता है कि वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम तो नहीं है, तुम बोया में डालो, पाइप में डालो, पतला में डालो, मोटा में डालो, भाई वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं करेगा ना, तो आंसर 0% है। फिर आपको तो एग्जाम प्रूफ करके दिखाना होगा ना, पहले ऐसा था, बाद में वो लमड़ के ऐसा हो गया, दोनों स्ट्रक्चर का वॉल्यूम सेम होगा, तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। पहले वॉल्यूम को लिखिए, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया मतलब पहले स्टार्टिंग का इसका एरिया क्या होगा, πr², और मान लीजिए इसका लेंथ कितना है, एल, तो ये एल हो गया। अब वॉल्यूम 2 एस चेंज कर रहा है, एक तो रेडियस भी घट रहा और लेंथ भी बढ़ रहा, इसकी दोनों की वजह से वॉल्यूम चेंज कर रहा है, तुमको लग रहा है ऐसा, हालांकि चेंज नहीं कर रहा। तो देखते हैं, तो हम इसको करेंगे डीवी, मतलब कि डेरिवेटिव करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट का नहीं होगा, पाई का नहीं होगा, आर और एल में दोनों वेरिएबल है, तो जब 2 वेरिएबल होता है तो एक को छोड़ते हैं, एक को कर लेते हैं। चलो पहले एल को छोड़ देते हैं, आर को कर लेते हैं, तो पहले आर के पावर करेंगे, पावर आगे आ जाएगा, उसमें से एक पावर कम हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। अब आर का करेंगे तो डी आर हो जाएगा, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। प्लस फर्दर फिर से करेंगे, पाई को छोड़ देंगे, अब आर को छोड़ देंगे, अब लेंथ का करेंगे, लेंथ का पावर है नहीं, तो क्या हो, सीधा एल का डीएल, क्या हो गया, डीएल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, सही है ना जी। परसेंटेज बोलो, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ओरिजिनल वॉल्यूम ये है, चेंज इन वॉल्यूम ये, डिवाइड कर दो इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो dv बाई v इज इक्वल टू 2r dr पाई l डिवाइडेड बाई प्लस पाई आर स्क्वायर डी एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एल। इससे डिवाइड करेंगे सर तो दिखाई दे रहा साफ कि यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, इसमें तो सबसे डिवाइड कर दो, पाई आर स्क्वायर घटेगा, 2 बचेगा, 2 आर स्क्वायर से एक आर बच जाएगा, डी आर रह जाएगा, डी आर बाई आर, एल एल कट जाएगा, खत्म कहानी इसका। प्लस इधर चलिए, एल एल कट जाएगा, नहीं एल एल नहीं, पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा डी एल बाई एल, ठीक है। परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देना होगा। तो देखिए इसको रेडियस मैंने लिखा है, आप इसको डायमीटर पे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसका मतलब होता है लेटरल स्ट्रेन, डायमीटर का रेशियो और रेडियस का रेशियो सेम होता है, चेंज सेम होता है, बस डायमीटर 2 गुना होता है। अगर डायमीटर 2 गुना हो तो रेडियस भी 2 गुना, डायमीटर हाफ तो रेडियस भी हाफ, ऐसे। तो ये लेटरल स्ट्रेन, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब एक बात ध्यान रखिए यहाँ पर कि इस केस में ये रेडियस घट रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ेगा वो प्लस होगा, लेकिन ये माइनस में होगा। यहाँ पे आ गया लेटरल स्ट्रेन कितना था, लेटरल स्ट्रेन मैंने निकाला यहाँ पे 10⁻³ अगर आप माइनस लेके डालेंगे तो प्लस मत कर दीजिएगा, मैंने यहाँ माइनस रखा है, 2 इंटू लेटरल स्ट्रेन का वैल्यू डालिए 10⁻³ 10⁻³ प्लस इसका वैल्यू कितना था, 2 × 10⁻³, 2 इंटू 10⁻³ क्या आ गया, यहाँ से 0 आ गया ना। जितना परसेंट लेंथ बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ रहा है उतने ही परसेंट डायमीटर या रेडियस घटने से वॉल्यूम घट रहा है। टोटल परसेंटेज कितना आ गया, 0%। ठीक है सर, इजी है सर, आसानी से कीजिए। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए रखा है यहाँ पे 8, 9,
10, 11, 12, 13 और 14, जिसमें जो अच्छा क्वेश्चन है जो आपको फंसा सकता है वो ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 9। फिर भी आप सॉल्व करेंगे, किसी को दिक्कत होगा हमसे पूछेंगे। नोट्स मैं डाल दूंगा आपको ग्रुप में, अच्छे से देख लीजिए, उसको याद कर, एक एक लाइन याद कर लीजिएगा, जो जो मैंने अंडरलाइन किया उसी को याद कीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, यहाँ से अच्छे से क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ भी नहीं छूटता है इस चैप्टर से, छूटने का चांस ही नहीं है, ऐसा चैप्टर ही है, ठीक है। फिलहाल जिस को वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। किसी भी तरह का सपोर्ट का जरूर है, सपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।